नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी रजत पाल आपके अपने परिवार टॉप 5 एमएस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपकी जो रिवीजन क्लासेस है प्रोज की, पोएट्री की, एक एक टॉपिक करके मैंने करवा रखी हैं। जैसे उसके एमसीक्यू हो गए या टॉप के शॉर्ट आंसर हो गए या लॉन्ग आंसर हो गए, तो उसको मर्ज करके हमने पूरी एक वीडियो बना दी है। तो आप इससे पूरी वीडियो को आराम से देख सकते हैं, पूरा पूरा एक चैप्टर, जिसके एमसीक्यू शुरू में, फिर शॉर्ट आंसर, फिर लॉन्ग आंसर। ठीक है, तो आप इसको जुड़ सकते हैं, इसको देख सकते हैं। अगर आपने वो पुरानी वीडियो देख रखी है तो इसको देखने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जैसे ही आया, अलोंग विद द रेन, कह रहे रेन के साथ साथ क्या गिरने शुरू हो गए थे। रेन के साथ साथ हमें ध्यान था, लेंचो जब एक्सपेक्ट कर रहा था रेन का, तो रेन तो जब बारिश हुई, बारिश के साथ साथ क्या स्टोन गिर रहे थे? नहीं। क्या सिल्वर के सिक्के गिर रहे थे? नहीं। क्या पल्स गिर रहे थे? नहीं। क्या गिर रहे थे? हेल स्टोन्स। अगर हम सीधे ऑप्शन टिक करते हुए चले तब भी ठीक है, हेल स्टोन गिर रहे थे। व्हेन डिड द रेन बिगन टू फॉल, कह रहे रेन बारिश कब शुरू हुई? बारिश हुई थी जब वो रात का खाना खा रहे थे, ड्यूरिंग द मील। सुबह में तो हुई नहीं, ब्रंच के समय, यानी ब्रेकफास्ट और लंच जब हम एक साथ कर लेते हैं उसे बोलते हैं ब्रंच। और लंच के बाद भी नहीं हुई थी। कब हुई थी? खाना, जब रात का खाना खाने जा रहे थे तब बारिश हुई थी। फिर कह रहे हैं व्हाट कुड बी सीन अप्रोचिंग इन द नॉर्थ ईस्ट, कह रहे हैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ से क्या आता हुआ दिखाई दे रहा था। नॉर्थ ईस्ट की तरफ से क्या आता हुआ दिखाई दे रहा था? तो क्या दिखाई दिए थे? डार्क क्लाउड्स दिखाई दिए थे। क्या? बादल दिखाई दिए थे। लेंचो को याद कीजिए, लेंचो जब नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखता है तो वो आशा करता है कि एक बारिश हो जाए अच्छी सी, जिससे मेरी फसल अच्छी हो जाए। तो उसे नॉर्थ ईस्ट की तरफ से आते हुए बड़े बादल दिखाई देते हैं कि यहाँ वो सोच रहा था कि यहाँ पानी बरसने वाला है, ऐसा ही दिखाई दे रहा था, ना कि बारिश। मतलब ये तो था नहीं कि उसे कुछ भी थंडर स्टॉर्म, तूफान वगैरह दिख रहा हो। रेनबो भी नहीं दिख रहे थे और नन ऑफ दीस इसमें होगा नहीं। तो आ जाएगा द पोस्ट मास्टर आंसर द लेटर। पोस्ट मास्टर ने लेटर का जवाब कैसे दिया? कैसे दिया? क्यों दिया? मतलब एज ही वॉज ए गुड फ्रेंड, उसका फ्रेंड था क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं था। एज ही वॉज ड्यूटीफुल, ड्यूटीफुल भी नहीं था। एज ही डिड नॉट वांट टू हेल्प द राइटर, कह रहा वो हेल्प नहीं करना चाहता राइटर की, ऐसा भी नहीं था। इन ऑर्डर नॉट टू सीक द राइटर्स फेथ इन गॉड, वो भगवान का जो उसमें, मतलब उसमें जो विश्वास था भगवान के प्रति, उसको वो डिगाना नहीं चाहता था, इसीलिए उसने उसका जवाब दिया था। Who is the writer preferred in the paragraph? और हाँ, दूसरी चीज, इसमें जो एमसीक्यू है टोटल समझो 62 एमसीक्यू है आपके, 62, लेकिन एमसीक्यू वो हैं आपके जो एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं। दूसरा, जो लगता है कि एग्जाम में ये आ सकते हैं वो एमसीक्यू रखे हैं, चाहे वो पैसेज में आए हुए हो, आपको एक पैसेज आता है उसमें से आपको एमसीक्यू छाटने होते हैं, चाहे उसके बेसिस पे हो। तो ये उसी पैसेज जो आता है आपका पैराग्राफ, उसमें का है जो राइटर, उसमें कहा जाता है, उसमें जो राइटर शब्द आता है तो वो आता है हमारे लेंचो के लिए। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स। और हाँ, जब ये पैसेज में आएगा तो हमें जीएल फ्यून्स नहीं लगाना। वैसे राइटर हमारे कौन है? अ लेटर टू गॉड के जीएल फ्यून, लेकिन वहां पे हमें इसको टिक नहीं करना है। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स हु वेंट टू ओपन इट, कह रहे जब मेल बॉक्स में वो लेटर गिरता है, डालता है, तो उसे कौन खोलने जाता है? तो खुद जो पोस्ट मास्टर होता है वो उसे खोलने जाता है, ना कि पोस्टमैन। पोस्टमैन तो देखकर उसे चौंक जाता है जब पहली बार में लेटर आता है। अब कह रहे लेंचो को कितने रुपए मिले? 40 पीसोस? नहीं। 100? नहीं। 100 की तो वो डिमांड करता है। डिमांड कितने की करता है वो? 100 की। और मिलते कितने उसको? 70 पीसोस। डिमांड कितने की करता है वो? 100 की तो ये डिमांड करता है, इसकी क्या करता है? डिमांड। यानी मांगता कितना है? वो करता है, मांगता तो है 100 पीसोस, लेकिन उसे मिलते कितने हैं? 70 पीसोस। ठीक है। वेयर वॉज लेंचोस हाउस सिचुएटेड, लेंचो का घर कहाँ था? ऑन द टॉप, एट द टॉप ऑफ अ लो हिल, एट द टॉप ऑफ अ लो हिल, एट द टॉप ऑफ अ लो हिल पर क्या था? लेंचो का घर था। फिर लिखा है लेंचो रोड टू गॉड इफ यू डोंट हेल्प मी माय फैमिली एंड आई विल गो। अब कह रहा था, लेंचो ने लिखा था कि अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं और मेरा परिवार क्या रहेगा इस साल? पूरा भूखा रहेगा, भूखा से मर जाएगा। ना पागल रहेगा, ना सूखा रहेगा, ना कुत्ते थोड़ी रहेंगे। द पोस्ट मास्टर वॉज एमिएबल। अब ये भी पैसेज में आया है, एमिएबल का साइनोनिम पूछा गया था, जहां पे एमिएबल का साइनोनिम क्या होता है? फ्रेंडली। यानी
जो हमारा फ्रेंड की तरह व्यवहार करे, हमसे मिला जुला रहे, उसे बोलते हैं एमिएबल फ्रेंडली। व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज? कह रहे लेंचो जो है पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज के बारे में क्या सोचता है? क्या सोचता है? कि वो सब बंच ऑफ क्रूक्स हैं। क्या सोचता है? ये सब चोरों का समूह है जिसने मेरे जो पैसे थे वो चुरा लिए हैं। फिर है व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? लेंचो को आशा किसकी होती है? सिर्फ एक बारिश की। किसकी? एक बारिश की, हल्की सी बारिश की आशा होती है। उसे सूरज नहीं चाहिए थे, धूप नहीं चाहिए थी, अच्छी फसल की पहले आशा नहीं करता है, ना ये आशा करता है कि बादल आ जाए, ऐसा भी नहीं करता है। व्हाट क्वालिटी ऑफ लेंचो इम्प्रेस द पोस्ट मास्टर? कह रहे पोस्ट मास्टर को जो लेंचो की क्वालिटी थी वो उसमें किसने इम्प्रेस किया? उसकी मूर्खता ने? नहीं। उसका साधारण व्यवहार ने? नहीं, ये भी नहीं था। उसका जो बिहेवियर, वो फेथ था भगवान में, उसने उस जो पोस्ट मास्टर था उसको बहुत ज्यादा भाव विभोर कर दिया था। लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर अब किसके लिए? अभी मैंने बताया कितने रुपए मांगे थे? 100 पीसोस। कितने? 100 पीसोस मांगे थे। 100 मांगे थे, मिले कितने थे? 70। ठीक है। लेंचोस फील्ड वाज फुल ऑफ, किससे भरी हुई थी लेंचोस फील्ड? कॉर्न से, पके हुए भुट्टे से, राइप्ड कॉर्न से। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज द सिंगल होप फॉर द फैमिली ऑफ लेंचो आफ्टर द हेल? यानी जो हेल गिरे थे, यानी जो बर्फबारी हो गई थी उसके बाद लेंचो की फैमिली की एक सिंगल, एकमात्र आशा क्या थी? देखो, और दूसरी बात ये मैं बता दूं कि जितने भी क्वेश्चन आंसर मैं करवा रहा हूं वो सब अवतार के क्वेश्चन बैंक से लिए गए। ठीक है, अवतार के क्वेश्चन बैंक अगर आपके पास है तो आप उसमें सीधे टिक करते हुए उसको पढ़ते हुए चलिए, उसको ओपन करके रख लीजिए, उससे करते हुए चलिए। अब कह रहे सिंगल, एकमात्र आशा क्या थी फैमिली के लिए? तो लिखा है व्हेन लेंचोस फील्ड गॉट डिस्ट्रॉयड बाय हेल स्टॉर्म हिज सिंगल होप वाज द हेल्प ऑफ गॉड। कह रहे जब लेंचो के फील्ड जो थे, यानी जो खेत था, वो पूरी तरह से हेल स्टॉर्म की वजह से नष्ट हो गए थे, तो उसकी सिंगल एकमात्र आशा क्या थी? भगवान से मदद की। तो उसने एक पत्र लिखा भगवान के लिए और उनसे मांगा कि वो 100 पीसोस उसकी मदद के लिए, जिससे कि वो फील्ड अपने द्वारा बो सके, उसके लिए भेज दे। यानी एकमात्र आशा क्या थी कि भगवान, जो हमारी जो फील्ड बर्बाद हो गई है उसके लिए मुझे 100 पीसोस की आवश्यकता है, 100 पीसोस आप भेज दीजिए। ठीक है। फिर नेक्स्ट है व्हाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड? अब कह रहे हैं लेंचो ने भगवान को पत्र क्यों लिखा? तो लिखा है लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड बिकॉज गॉड हिज ओनली होप। अब जैसे पहला क्वेश्चन था उसी का समझ थोड़ा सा ले दिया है कि लेंचो ने पत्र इसलिए लिखा भगवान को क्योंकि वो चाहता था कि भगवान, मतलब भगवान ही उसकी एकमात्र आशा थी। यानी भगवान, अब जो मदद मिल सकती थी वो भगवान से ही मिल सकती थी। क्यों? क्योंकि जो लेंचो का घर था वो अकेला घर था। कहां पर? ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, यानी जो क्रेस्ट थी उसके सबसे निचली सतह पर, मतलब जो लो हिल थी उसके टॉप पर था, ऑन द टॉप ऑफ अ लो हिल था। ठीक है, टॉप पर था लो हिल के, यानी निचली पहाड़ी के सबसे ऊपर था, इकलौता मकान था, यानी उसमें और कोई नहीं रहता था, सिर्फ लेंचो की फैमिली, लेंचो का परिवार पूरा रहता था। इसीलिए वहां पर सिर्फ एक ही आशा थी भगवान की मदद से। हिज क्रॉप्स हैड बीन डिस्ट्रॉयड बाय द हेल स्टॉर्म। कह रहे उसकी जो फसल थी वो पूरी बर्फबारी से बर्बाद हो गई थी। ही नीडेड मनी टू सो अ न्यू क्रॉप एंड सपोर्ट हिज फैमिली। अब कह रहा है उसे आवश्यकता थी पैसों की, जिससे कि वो नई फसल दोबारा बो सके और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके। बीइंग अ फर्म बिलीवर ऑफ गॉड, कह रहे भगवान का बहुत ज्यादा विश्वास रखने वाला, इसीलिए क्या कहते हैं, he wrote a letter to God and requested him to send 100 pesos to sow his field again and support his family till the next crop. अब कहा है कि जो भगवान, इसीलिए मतलब भगवान में उसमें बहुत दृढ़ विश्वास था, इसीलिए वो पत्र लिखता है भगवान को और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे 100 पीसोस भेज दें, जिससे कि वो अपनी फील्ड को दोबारा से बो सके और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके जब तक कि नेक्स्ट फसल नहीं आ जाती है। ठीक है, तो इतना हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सभी क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ लें, एक बार अच्छे से रिवाइज दोबारा अपने आप जरूर कर लें। फिर थर्ड क्वेश्चन है व्हाई डिड द पोस्टमैन लाफ हार्टली? यानी जो पोस्टमैन था वो बड़ी तेजी तेजी से क्यों हंसने लगा था? द पोस्टमैन लाफ्ड हार्टली बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज कैरियर
he saw a letter which was addressed to God. अब कह रहे हैं पोस्टमैन बड़ी तेजी तेजी इसलिए हंसने लगा क्योंकि जो पहले बार था उसने जितनी नौकरी कर ली उसके करियर का पहला ही बार ऐसा था कि उसने कोई पत्र ऐसा देखा हो जिसमें भगवान का एड्रेस लिखा हो, यानी जिसने भगवान के लिए पत्र लिखा हो. He was surprised to see how Lencho, the farmer, had such a great faith in God. अब कह रहे हैं भय आश्चर्य में था ये देखकर कि लेंचो जो एक किसान है उसका एक भगवान में कितना महान विश्वास है, मतलब कितना ज्यादा भगवान में विश्वास करता है एक किसान लेंचो. उसके पास और कुछ बचा भी नहीं था भगवान में विश्वास करने के अलावा. फिर लिखा है व्हाट डिड लेंचो कॉल द एम्प्लॉयज ऑफ द पोस्ट ऑफिस इन हिज लेटर टू गॉड एंड व्हाई. अब कह रहे हैं कि लेंचो ने जो एम्प्लॉयज थे उनके लिए लेटर में क्या कहा और क्यों कहा. जो एम्प्लॉयज थे उसको क्या कहते हैं, बंच ऑफ क्रूक्स कहते हैं. क्या कहते हैं, बंच ऑफ क्रूक्स. ये लिखा है, ये लिखा है बंच ऑफ क्रूक्स कहते हैं, यानी चोरों का समूह कहा था क्योंकि उसे लगता है कि वो जो 100 पीसों भगवान ने तो 100 पीसों भेजे होंगे लेकिन इन्होंने क्या किए 30 पीसों निकाल लिए और मुझे तक कितने पहुंचाए 70 पीसों. तो कहा है व्हेन लेंचो ओपन द एनवलप he found only 70 pesos even though he asked for 100 pesos. अब कह रहे जब लेंचो ने वो एनवलप यानी लिफाफा जब वो खोला तब उसे सिर्फ 70 पीसोस यानी 70 पीसोस मिले जबकि उसने कितने मांगे थे 100 पीसोस. He doubted the post office employees. अब उसे शक हुआ पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी थे उन पर और सोचा that they had taken the rest 30 pesos. और उसे मन में एक ख्याल आया कि इन लोगों ने बाकी जो बचे हुए पैसे थे 30 पीसोस वो निकाल लिए हैं, ले लिए. इसीलिए उसने उन्हें बंच ऑफ क्रूक्स बुलाया, चोरों का समूह कहा है पूरे ग्रुप को. ठीक है, अब देखो भाई ये है रिवीजन, तो इसमें मैं ज्यादा तो नहीं पर ज्यादा देर नहीं रुकूंगा लेकिन ये है पूरा समझा के फिर तुरंत आगे बढ़ना है. Why was Lencho angry when he received the letter? अब कह रहे लेंचो क्यों गुस्सा था जब उसने पत्र पाया. जब वो पत्र पाता है तो वही बात है, उसने 100 पीसोस मांगे थे 70 पीसोस निकलते हैं, यही तो था. लेंचो became angry on receiving the letter as when he counted the money he found only 70 pesos. अब कह रहे लेंचो इसलिए मतलब गुस्से में था जब वो पत्र पाता है और पैसे को गिनता है तो पाता है सिर्फ 70 पीसोस है. ही रिक्वेस्टेड गॉड फॉर 100 पीसोस. उसने भगवान से क्या मांगे थे 100 पीसोस. ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिम उसके अनुसार गॉड कुड नॉट मेक अ मिस्टेक. ही वाज श्योर दैट समवन हैड स्टोलन 30 पीसोस आउट ऑफ द 100. अब कह रहे उसके अनुसार क्या था, भगवान कभी गलती नहीं कर सकता. वह इस बात से बिल्कुल श्योर था कि जो किसी ने उसके पैसे जो 30 पीसोस थे वो 100 पीसोस में से किसी ने उसके 30 पीसोस जो है वो चुरा लिए हैं. He thought that it might be the post office employee who had stolen his money. अब उसे ये लगता था ये और कोई नहीं, सिर्फ कौन हो सकते हैं, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय हो सकते हैं जिसने उसके बाकी जो पैसे हैं वो चुरा लिए हैं. क्लियर. तो सिर्फ 2 ही चैप्टर हैं जिसके क्वेश्चन आंसर थोड़े ज्यादा हैं, बाकी तो 2 3 1 2 3 इस तरह से हैं. कोई ज्यादा चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितने ये 2 चैप्टर अपने आप में वेटेज रखते हैं. तो 6th क्वेश्चन है व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो. अब कहना है पोस्ट मास्टर जो है लेंचो को पैसा क्यों भेजता है. वो सिर्फ इसलिए पैसा भेजता है कि वो सोचता है कि मेरा विश्वास तो भगवान में इतना नहीं है लेकिन ये इस व्यक्ति का विश्वास भगवान में इतना है तो इसका जो विश्वास है वो ऐसे ही बना रहे, इसीलिए वो भेजता है. The postmaster sent a reply to Lencho's first letter addressed to God because he did not want to shake Lencho's faith in God. अब कह रहा है पोस्ट मास्टर जो था उसने रिप्लाई दिया लेंचो के लेटर का इसलिए क्योंकि वो नहीं चाहता था लेंचो का विश्वास भगवान से हिलाना, भगवान से उसका विश्वास उठाना नहीं चाहता था. It could be seen from the letter that Lencho had faith that God would help him in his time of despair. अब कह रहे हैं ये देखा जा सकता है किसमें, लेटर में, कि लेंचो को कितना विश्वास था जब वो लिखता है God would help him in time of despair, कि भगवान जो है दुख में उसकी मदद करेंगे. अब ये सही बात है क्योंकि उन्हें सिर्फ एकमात्र आशा थी उनकी भगवान से. अब वो यही सोच रहे थे कि भगवान ही है जो हमारी मदद कर सकते हैं और कोई भी मदद नहीं कर सकता. करेगा भी कैसे भाई, वहां कोई रहता भी नहीं था.
तो हाउ डिड द रेन चेंज इनटू डिजास्टर, हाउ डिड इट इफेक्ट लेंचोस फील्ड। अब कह रहे हैं जो रेन थी वो विनाशकारी कैसे बन गई, विनाश में कैसे बदल गई, हाउ डिड इट अफेक्ट लेंचोस फील्ड, और इसने लेंचो के जो खेत थे उसको कितनी बुरी तरह से प्रभावित किया है। द रेन टर्न इनटू अ डिजास्टर एज इट वाज फॉलोड बाय स्ट्रॉन्ग विंड एंड हेलस्टोन्स। कह रहे जो रेन थी वो डिजास्टर यानी आपदा में इसलिए बदल गई क्योंकि ये इसके साथ क्या आने लगे, रेन के साथ तेज तेज हवा चलने लगी और ओले पड़ने लगे थे। ऑल द क्रॉप्स इन लेंचोस फील्ड गॉट डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ द हेलस्टोन। अब कह रहे पूरी जो फसल थी लेंचो की वो पूरी बर्बाद हो चुकी थी, क्योंकि जो किसकी वजह से, ओलो की वजह से, ओलो की वजह से लेंचो की पूरी फसल जो है वो अब बर्बाद हो चुकी थी। आ लेटर टू गॉड का पहला ही क्वेश्चन है, ड्रा अ कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो। लेंचो का कैरेक्टर स्केच बताना है हमें। तो पहली तो हमने हेडिंग डालेंगे इंट्रोडक्शन। देखो आपको अगर हेडिंग्स नहीं पता है तो आप बिना हेडिंग डाल के भी आराम से कर दीजिए, कोई इशू नहीं है। अगर हेडिंग आपको आती है तो हेडिंग डाल दीजिए, पहली डाल दीजिए इंट्रोडक्शन, फिर लिखेंगे लेंचो वाज अ पुअर हार्ड वर्किंग फार्मर, इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ फार्मर ही कुड रीड एंड राइट। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कहूं कि लेंचो जो था वो गरीब किसान था, लेंचो एक गरीब था, हार्ड वर्किंग फार्मर था यानी बहुत ज्यादा मेहनती किसान था। इंस्पाइट ऑफ, इसके बावजूद भी वह किसान, इंस्पाइट ऑफ बीइंग अ फार्मर कह रहे किसान होने के बावजूद भी वो क्या कर सकता था, वह लिख सकता था, वह पढ़ सकता था, वह पढ़ और लिख सकता था। यानी होते नहीं कि किसान हमारे बहुत से होते कि अनपढ़ ही होते हैं, तो लेकिन यहाँ क्या है, ये किसान होने के बावजूद भी ये पढ़ और लिख सकता है। ही वॉज द ओनली ब्रेड अर्नर ऑफ हिज फैमिली, और वह क्या था, मात्र अकेला था जो अपनी फैमिली के लिए कमाता था। हिज क्रॉप्स हैड बीन डिस्ट्रॉयड बाय अ हेलस्टॉर्म, और उसकी जो फसल थी वो नष्ट हो गई थी ओलों से, बर्फबारी जो हुई उससे उसकी पूरी फसल नष्ट हो गई थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट लिखा है ही रोट अ लेटर टू गॉड डिमांडिंग हिम सम फाइनेंशियल हेल्प। अब कह रहे हैं उसने एक भगवान को पत्र लिखा और मांग की कुछ फाइनेंशियल हेल्प की, यानी पैसे वगैरह की हेल्प की, उसने मदद मांगी, किससे, भगवान से। ही हैड इमेंस फेथ इन गॉड, और उसका जो भगवान में विश्वास था वो बहुत ज्यादा था। एंड बिलीव दैट, और विश्वास करता था कि भगवान वुड हेल्प हिम, कि भगवान जो है उसकी सहायता करेंगे। ठीक है, तो हमें भी जिस पर भी विश्वास रखो आपको अडिग विश्वास होना चाहिए कि अगर हमारे कोई साथ दे रहा है तो हाँ वो साथ देगा। फिर है नेक्स्ट हेडिंग हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग साथ हम फार्मर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हार्ड वर्किंग है। लेंचो वर्कड हार्ड लाइक एन एनिमल इन हिज फील्ड। अब लेंचो क्या था, बहुत कठिन परिश्रम करता था एक जानवर की भांति अपने खेतों में। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, ये सब अवतार गेस्ट पेपर जो आपका क्वेश्चन बैंक है मैंने उसी से पूरे आंसर्स उठाए हैं। तो आप अवतार के क्वेश्चन बैंक को आप खोल के रख लीजिए और उसमें टिक कर लीजिए जो जो आपको इंपॉर्टेंट मैं करा रहा हूं, उसको अच्छे से पढ़ लेना। एक बार यहां से पढ़ लीजिए, उसमें समझ आए उसमें से पढ़ लीजिए, जहां भी मन हो आपको वहां से पढ़ लीजिए। ठीक है, ही वॉज सैड एंड डिसअपॉइंटेड। अब क्या है, लेंचो जो था किसान मतलब अपने खेतों में जानवरों की तरह मेहनत करता रहता था, वह उदास था और डिसअपॉइंटेड, निराश था बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ द क्रॉप, क्योंकि जो फसलों का नष्ट से वो क्या हो गया था, बहुत उदास हताश हो गया था। बट ही वॉज रेडी टू सो हिज फील्ड्स अगेन, लेकिन वो तैयार था अपनी फील्ड को दोबारा से बोने के लिए। ठीक है, फिर आ गया ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक होता है आशावादी, आशावादी। लेंचो वाज ऑप्टिमिस्टिक इन नेचर। लेंचो क्या था, वो नेचर से कैसा था, आशावादी था। First, he believed that he would get good rain, but hailstorm destroyed his field, but he did not lose his hope. अब कह रहे हैं क्या, पहले तो क्या हुआ, उसे विश्वास था कि वह जो है अच्छी बारिश पाएगा, कि अच्छी सी बारिश हो जाएगी तो फसल की क्या होगी, दाम बढ़ जाएंगे। लेकिन होता है क्या, ओले गिर जाते हैं और ओले क्या करते हैं, उसके फसल को पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। तब भी उसने क्या किया, अपनी आशा नहीं खोता है, यानी फिर भी वो आशा रखता है कि हाँ चलो मैं भगवान को पत्र लिखूंगा, जो मुझे पैसे मिलेंगे उससे मैं दोबारा से अपनी फसल बो लूंगा, अपने खेतों को दोबारा से बोऊंगा।
फिर लिखा है लेंचो फेथ इन गॉड, भगवान में विश्वास। लेंचो हैड फर्म फेथ इन गॉड, लेंचो का क्या था, अडिग विश्वास था, फर्म बिल्कुल बहुत विश्वास था भगवान में। ही बिलीव, वह विश्वास करता था दैट गॉड इज वॉचिंग एवरीथिंग, कि भगवान सब कुछ देख रहा है। उसे विश्वास होता था कि भगवान जो है सब कुछ देख रहा है। एंड नो वन विल डाई ऑफ हंगर, और कोई भी है जो भूख से नहीं मरता है, भूख से नहीं मरता है। गॉड विल स्टैंड हिम द मनी, गॉड विल सेंड हिम द मनी टू सो हिज फील्ड अगेन एंड फीड हिज फैमिली टिल द क्रॉप्स कम। अब कह रहे हैं भगवान जो है उसे पैसा भेजेंगे, उसे पैसा भेजेंगे फील्ड को दोबारा से बोने के लिए और अपनी फैमिली को भोजन कराने के लिए। फीड मीन्स होता है खिलाना, ठीक है। तो भोजन कराने के लिए या पेट भरने के लिए उसके पैसा भेज देंगे जब तक कि उनकी दूसरी फसल नहीं आ जाती, यानी जब तक उसकी दूसरी फसल उग नहीं जाती तब तक के लिए क्या है, भगवान उसकी मदद कर देंगे पैसों से, जिससे उसका फैमिली भी सरवाइव कर सके और वो दोबारा से फील्ड बो सके। स्टूपिड एंड नैव, स्टूपिड मीन्स स्टूपिड और नैव मीन्स होता है नौसिखिया। स्टूपिड कहते हैं थोड़ा बदतमीज और नौसिखिया टाइप, ठीक है। ही वॉज नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज द हेल्प ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज। अब ये कहा क्यों, स्टूपिड क्यों कहा है उसे, कि वह मतलब अनजान ही रह गया हर चीज से। कह रहे ही वॉज नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज द हेल्प ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, कह रहे वह जानने में असमर्थ रह गया। नॉट एबल, समर्थ नहीं था, उसने मतलब वो जो हेल्प की थी किसके, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज ने, उसको वो जान ही नहीं सका, वह जानने में असमर्थ रह गया। किसकी, जो हेल्प की थी पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज ने। हिज स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड मेड हिम अनेबल टू थिंक, और उसका जो है उसकी विश्वास जो था मेड हिम अनेबल टू थिंक। और कह रहा है जो उसका भगवान में इतना अधिक विश्वास था, इतना मजबूत विश्वास था कि वो और कुछ सोच ही नहीं सका। दैट एनीवन अदर देन गॉड कुड हेल्प हिम, उसको इतना विश्वास था कि भगवान ही है जो उसकी हेल्प कर सकते हैं और कोई भी नहीं है। इसीलिए उसका इतना विश्वास था भगवान में, वो ये सोच ही नहीं सका कि और भी कोई हो सकता है जिसने उसकी हेल्प की होगी। फिर लास्ट एडिंग द कंक्लूजन, ठीक है। लेंचो वॉज अ सिंपल हार्ड वर्किंग एंड इनोसेंट फार्मर, ही हैड इमेंस फेथ इन गॉड, दिस फेथ मेड हिम इग्नोरेंट ऑफ द हेल्पफुलनेस एंड काइंडनेस ऑफ अदर पीपल। अब कह रहे लेंचो बहुत ही साधारण, मेहनत करने वाला, बड़ा ही इनोसेंट सा किसान था, उसका भगवान में विश्वास बहुत ज्यादा था। और कह रहे यही विश्वास उसे दुनिया को जो है, जो मतलब हेल्पफुलनेस होती है, काइंडनेस होती है, जो दूसरे लोग करते हैं, वही विश्वास जो है उसको वो इग्नोर कर देता है। यानी जो भी विश्वास के चलते वो क्या सोचता है कि भगवान ही है जो उसकी मदद कर सकते हैं और किसी ने उसकी मदद नहीं करी। तो वो जिसने, जैसे उसकी पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज ने उसकी हेल्प की, तो वो उसको भी नकार देता है, उसको भी इग्नोर करता है कि हाँ ये हेल्प जो है वो भगवान ने की है, किसी ने और ने नहीं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन लेंचो का ही है, ब्रिंग अबाउट लेंचोस इमेंस फेथ इन गॉड। अब अगर देखा जाए ये पूरा हमारा इसमें ही आ गया है, ठीक है। जैसे मैं कहूं फेथ इन गॉड और ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है, और बस अगर मैं देखा जाऊं, अगर इन दोनों हेडिंग को मिलाकर मैं पूरा लिख दूं इसमें, तो पूरा ठीक होगा आंसर, ठीक है। तो ऐसे भी आपको सोचना है कि हाँ सर ने एक क्वेश्चन कराया, तो उसमें क्वेश्चन में जो जो चीजें पॉइंट आए हैं, अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको बिल्कुल करके आना है। जैसे शॉर्ट में आ जाए, ठीक है, उसमें आ जाए, पैसेज में आ जाए, या एमसीक्यू में आ जाए, या लॉन्ग में आ जाए, तो आपको एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए कि हाँ ये आंसर, हाँ इसमें ये चीजें आई थी, तो ये चीजें इसमें मैं लिख सकता हूँ। तो सभी चीजें अपने ध्यान से पढ़ते हुए चलनी है और बड़े ही धैर्य से बोर्ड एग्जाम के पेपर देने हैं। और जो बच्चे हाईलाइट करके लिखते हैं, प्लीज एक रिक्वेस्ट उनसे है, या तो आपकी इंग्लिश इतनी स्ट्रांग हो कि आपको दोबारा सोचने की जरूरत ना पड़े, तो आप हाईलाइट करके लिख दीजिए, आपकी जहां पर एक भी माइनर मिस्टेक्स भी ना हो। अगर आपने बाई चांस हाईलाइट जहां पर कर दिया, लेट सपोज मैं यहां पर ही हाईलाइट कर दूं, मैंने यहां पर अंडरलाइन कर दिया, ये सब हाईलाइट कर दिया मैंने, मान लो, ठीक है। अब यही हाईलाइट कर दिया, यही पे पता लगा तुम्हारा यही लेटर जो तुमने लिखा है वो गलत लिख दिया, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल ना करें कि हाँ हम हाईलाइट कर दें, ये कर दें, इसको बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। या तो आप बिल्कुल श्योर हो जाइए कि हाँ मेरा गलत हो ही नहीं सकता। तो पहले तो आ जाते हैं फिर दूसरे क्वेश्चन पे, ब्रिंग अबाउट लेंचोस इमेंस फेथ इन गॉड। अब लेंचो का जो भगवान में विश्वास था उसके बारे में बताना है। तो लिखा है लेंचो हैड इमेंस फेथ इन गॉड, लेंचो का जो भगवान में बहुत विश्वास था, दिस इज विजिबल इन हिज क्रॉप्स गॉट डिस्ट्रॉयड एंड ही हैड नो मींस ऑफ अर्निंग
अ लाइवलीहुड। अब कह रहे हैं ये तब दिखाई देता है, ये तब दिखता है जब उसकी जो फसल है पूरी नष्ट हो चुकी होती है और उसके पास कमाने का या कह सकते हैं अपने घर वालों को खिलाने का या कमाने का, जीवन यापन करने का कोई भी साधन अब नहीं बचा था। इन दिस सिचुएशन, इस स्थिति में लेंचो बिलीव दैट गॉड इज द वन हु विल हेल्प हिम। इस स्थिति में क्या कहते हैं, लेंचो को विश्वास होता है कि भगवान जो है, भगवान ही है जो उसकी मदद करेंगे। सो ही रोट अ लेटर टू हिम आस्किंग हिम टू सेंड 100 pesos फॉर हिम टू सो हिज फील्ड अगेन। ही ड्रॉप्ड द लेटर इनटू द मेल बॉक्स। अब कहते तभी वो क्या करता है, इसीलिए वो क्या करते हैं, एक भगवान को पत्र लिखते हैं और उनसे 100 pesos की मांग करते हैं जिससे कि वो फील्ड को अपनी दोबारा बो सकें, और वो लेटर को मेल बॉक्स में डाल देते हैं। मेल बॉक्स जो बाहर होता है उसमें जैसे छोटा सा बना होता है बॉक्स, उसमें डालते हैं पत्र अपने, उसे बोलते हैं मेल बॉक्स, उसमें डाल के और चले जाते हैं। फिर लिखा है लेटर वेयर लेंचो रिसीव द लेटर विद मनी 70 pesos ही कुड नॉट बिलीव दैट गॉड हैड मेड अ मिस्टेक। अब कह रहे हैं लेटर जब बाद में लेंचो जब पत्र रिसीव करता है, लेंचो को जब पत्र मिलता है तब वो मनी जब गिनता है तो उसमें कहते हैं 70 pesos होते हैं, तो उसे विश्वास नहीं होता है कि भगवान कोई गलती कर सकता है, यानी उसे यही विश्वास होता है कि भगवान जो भेजेंगे पूरे 100 pesos भेजेंगे। ही ब्लेम द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, अब पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज को उसके लिए ब्लेम करता है, दोषी ठहराता है, एंड कॉल देम अ बंच ऑफ क्रूक्स, और उन्हें बंच ऑफ क्रूक्स कहता है फॉर द लैक ऑफ मनी। किसके लिए कहता है बंच ऑफ क्रूक्स? कुत्तों का चोरों का झुंड। चोरों का झुंड किसके लिए कहता है? क्योंकि उसके जो एनवलप था उसमें पीसों कितने निकले थे? 70 की 100 की मांग करता है और 70 उसको मिलते हैं। बट ही डिड नॉट फाइंड फॉल्ट इन गॉड, लेकिन उसे भगवान में कोई भी गलती नजर नहीं आती है। तो यही था पूरा आंसर। अब इसमें मैं कहूं कि जब आ जाए कि लेंचो जो है वो को क्या कहता है, व्हाट डिड लेंचो कॉल फॉर द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, ठीक है, तो हम कह देंगे ये वाला पूरा आंसर आपको यही लिख देना है, या कहते हैं व्हाई डिड लेंचो कॉल द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज बंच ऑफ क्रूक्स, अ बंच ऑफ क्रूक्स। अगर ये वाले मतलब बंच ऑफ क्रूक्स का अगर आ जाए पूरा यही आंसर लिख देना है। फेथ का आ जाए भगवान में, यही पूरा आंसर लिख देना है। पूरी समरी आ जाए तब भी मेरे हिसाब से अगर लिखा जाए तो वो जो पहला लेंचो का जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा उसकी हेडिंग हटा दो, पूरी समरी पूरे चैप्टर की है वो, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे और कोई ज्यादा इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। फिर आ जाता, फिर लिखा है द फ्रीडम ऑफ द ब्लैक पीपल ऑफ द कंट्री वाज। अब कह रहे हैं जो ब्लैक पीपल थे उनकी फ्रीडम, अब जो दूसरा चैप्टर हमारा नेल्सन मंडेला शुरू हो गया है तो उसमें क्या कहा है, जो फ्रीडम थी ब्लैक पीपल की वो क्या कर दी गई थी? कर्टेल मीन्स होता है कम करना, सपोर्ट मीन्स उसको सहायता मदद देना, सेक्शन मीन्स जारी करना होता है, अपोज मीन्स विरोध करना। तो विरोध करना सेक्शन जारी करी थोड़ी थी, सपोर्ट भी नहीं करी थी, क्या थी उनकी? कर्टेल कर दी थी, कम कर दी थी, लेस कर दी थी, ठीक है। द ऑथर फेल्ट अ ग्रेटर हंगर फॉर, ऑथर जो था, राइटर जो था, वो किसके लिए भूखा था? किसके लिए? उसकी पेरेंट्स की फ्री के लिए, फ्रीडम के लिए, उसके लोगों की फ्रीडम के लिए, उसके दोस्तों की फ्रीडम के लिए, उसके पड़ोसियों की। अब देखो दोस्त हो चाहे पड़ोसी हो चाहे परिवार हो, माता पिता हो, वो सब क्या होते हैं? हमारे देश के लोग होते हैं, देश की जनता होती है। तो सबसे ज्यादा बेस्ट ऑप्शन क्या है हमारा? द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल, द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल। नेल्सन मंडेला वॉज नॉट फ्री बट हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर वर। अब नेल्सन मंडेला ने एक बात कही थी कि मैं तो फ्री नहीं हूं लेकिन मेरे भाई बहन, मेरी लोग, मेरी जनता, कोई भी फ्री नहीं था, कोई भी फ्री नहीं था, कोई भी फ्री नहीं था, ठीक है। हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री। मंडेला ने कहा है कि मंडेला के अनुसार वास्तव में आजाद कौन नहीं है? तो कह रहा है जो ऑपरेसर था यानी जो दबाने वाला था, और जो ऑपरेस्ड यानी जिसको दबाया जाता था, वो दोनों ही फ्री नहीं है। तो बोथ ए एंड बी हो जाएगा, ठीक है। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर्स मैन्स फ्रीडम। अब कह रहा है एक आदमी जो दूसरे आदमी की आजादी छीन लेता है वो क्या होता है? ये सेंटेंस आपका बहुत बार रिपीट हुआ है, बहुत बार आता है। क्या होता है? प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। क्या होता है? प्रिजनर ऑफ हेट्रेड होता है, ठीक है। ये अच्छे से याद रखेंगे। नेल्सन मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक, क्या बने थे? साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे। क्या बने थे? पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे। कौन? नेल्सन मंडेला। कब बने थे? 1994 में। कब बने थे? 1994
1994 में डेमोक्रेसी इलेक्शन वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन। अब इसमें पूछ लिया, देखो 1994 में बने थे वो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कौन था कि क्या बने थे, प्रेसिडेंट बने थे, कहां के बने थे, साउथ अफ्रीका के। कब बने, 1994 में। क्लियर। ऑन द पोडियम, पोडियम मैंने बताया एक कहते हैं नहीं डेस्क होती है जिस पर हम खड़े होकर स्पीच देते हैं, तो उस पर क्या कर रहे थे, किसने पहले शपथ ली थी एज अ सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट। अब सेकंड मैंने बताया था, सेकंड यानी जिसके लास्ट में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, जिसमें 2 आ रहा है। अब डी 2 जैसा साउंड करता है, मिस्टर डी क्लार्क। और थाबो बेकी कौन बने थे, फर्स्ट। थाबो बेकी फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट बने थे। सेकंड कौन थे, मिस्टर डी क्लार्क। दैट टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन, ये कौन, देखो मैं लिख भी दे रहा हूं, कोई कंफ्यूज ना होना। थाबो बेकी कौन से बने थे, थाबो बेकी बने थे फर्स्ट। थाबो बेकी कौन से बने थे, फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट बने थे हमारे थाबो बेकी। और सेकंड कौन थे हमारे, मिस्टर डी क्लार्क। ये कौन थे, हमारे सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट थे। क्लियर। फिर द टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर। अब एम्पी थिएटर मैंने बताया था कि जो एक गोल गोल सी जगह होती है जिसमें मान लो एक ओपन जगह है, अब उसमें क्या हो, इस तरह से सीढ़ियां हो, इस तरह से सीढ़ियां हो, असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर, जैसा भी आप बोलो, ठीक है। और ओपन पूरा एरिया हो, तो वहां पर क्या हो रहा था, क्या हो रहा था वहां पर, सेरेमनीज ने स्थान लिया था। सेरेमनीज ही तो हो रही थी, किसकी सेरेमनी हो रही थी, शपथ ग्रहण समारोह की सेरेमनी हो रही थी। अकॉर्डिंग टू मंडेला, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन। अकॉर्डिंग टू मंडेला यानी मंडेला के अनुसार सबसे वेल्थ क्या थी, सबसे महत्वपूर्ण वेल्थ राष्ट्र की क्या थी। क्या मिनरल्स बताए थे, नहीं। क्या जेम्स हीरे जवाहरात बताए थे, नहीं। क्या बताया था, हीरे बताए थे, कर नहीं। क्या बताया था, उसके लोगों को, उसने कहा ये मेरा सबसे बेहतरीन धन है मेरे संसार का, मेरे लिए क्या सबसे बेहतरीन है, यहाँ के लोग। जो धन है यहाँ का वो क्या बताया है, लोगों को बताया है। नेल्सन मंडेला हैड टू स्पेंड, कितने साल स्पेंड किए थे उन्होंने जेल में, कितने साल स्पेंड किए थे, 30। कितने साल स्पेंड किए थे उन्होंने, 30 ईयर्स स्पेंड किए थे। क्लियर। फिर व्हाट डिड मंडेला लर्न अबाउट करेज, कह रहे मंडेला ने साहस के बारे में क्या सीखा। अब आप लोगों को देखो मैं एक चीज और बता दूं, आप लोगों को कोई ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत लंबी क्लास हो जाएगी। क्लास ज्यादा लंबी बिल्कुल नहीं होनी, बस पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर यही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा रिपीटेड है, इसीलिए इसी क्वेश्चन से ज्यादा है। बाकी क्वेश्चन 1 2 5 7 1 2 ऐसे हैं, खत्म। 27 पे पहुंच चुके हैं, सोचो 25 30 मतलब आधे इसके हैं 2 चैप्टर से, और आधे बकाया चैप्टर के हैं। तो सोच लो ये 2 चैप्टर अपने आप में कितना वेटेज रखते हैं। यूपी बोर्ड वालों सुधर जाओ, समझ जाओ अभी भी। नेल्सन मंडेला साहस को क्या जानते हैं कि ये जो है डर का ना होना है, या जो है ये डर के ऊपर जीत है, या कह रहे हैं दोनों ही है, या कह रहे हैं इनमें से कोई नहीं। तो उन्होंने कहा है जो डर के ऊपर जीत होती है असली साहस वही है, डर के ऊपर जीत पाना। उन्होंने कहा था कि साहस वो नहीं है जो कि मेरे अंदर डर ही नहीं है कि इंसान से मैं डरता ही नहीं, बल्कि वो है इस इंसान से मैं डरता हूं लेकिन फिर भी मैं इस इंसान के सामने आंख से आंख मिलाकर बातें करने की हिम्मत रखता हूं, वो होता है साहस। ठीक है। सेकंड चैप्टर है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, Who was Nelson Mandela? What ideals did he set out for the future of South Africa in his inauguration speech? अब कह रहे हैं नेल्सन मंडेला कौन थे और उन्होंने क्या आदर्श सुनिश्चित किए भविष्य, साउथ अफ्रीका के भविष्य के लिए। किस पर, जब उद्घाटन की स्पीच दे रहे थे तो उन्होंने क्या क्या एग्जाम्पल सेट किए, क्या क्या आदर्श निश्चित किए थे। तो नेल्सन मंडेला वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। ये तो आपको पता होना चाहिए कि नेल्सन मंडेला जो है कब बने थे, 1994 में पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे साउथ अफ्रीका के। उससे पहले क्या था, अपार्थीड यानी जो रंग भेद की नीति थी उससे शासन किया जाता था, यानी ब्लैक पीपल को उन्हीं के देश में दबा के रखा जाता था, सप्रेस किया जाता था।
हु फाउट अगेंस्ट अपार्थीड, अब कह रहे हैं वो रंग भेद की नीति के खिलाफ लड़े थे, एंड इनह्यूमन प्रैक्टिसेस, और जो अमानवीय व्यवहार होते थे उनसे भी लड़े थे। कहाँ? साउथ अफ्रीका में। मंडेला सेट आउट सर्टेन आइडियल्स फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका, अब मंडेला ने कुछ निश्चित जो नियम कायदे कानून जो सेट किए थे साउथ अफ्रीका के लिए, वो ये थे। He stated that all people would be free from poverty, deprivation, suffering and discrimination of all kinds. अब कहा है उन्होंने, ये कहा कि ऑल पीपल यानी सभी लोग फ्री होंगे गरीबी से, डेप्रीवेशन भुखमरी से, यानी दुख दर्द पीड़ा, मतलब जितनी भी चीजें हैं, डिस्क्रिमिनेशन जो भी उनके साथ भेदभाव होता है, जितनी भी तरह की जितनी भी तरह का उत्पीड़न हो सकता है, कह रहा है वो सभी से सब लोग क्या होंगे, अब फ्री होंगे, मुक्त होंगे, आजाद होंगे। ऑल ऑफ देम वुड एंजॉय इक्वल राइट्स एंड प्रिविलेजेस, अब कह रहे हैं सभी जो है अपने समान अधिकार और जो विशेषाधिकार है उनको एंजॉय करेंगे, उनके साथ जिएंगे, यानी सभी को अधिकार मिलने चाहिए। यही नेल्सन मंडेला का कथन था कि जो अधिकार है वो सभी को एक समान हो, किसी को ऐसा ना हो किसी को नीचा दिखाए, किसी को ऊंचा दिखाए, इस तरह का कुछ भी नहीं होना चाहिए था। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन इन मंडेलास ओपिनियन, अब कहना मंडेला ने सबसे अपना बड़ा धन किसको बताया है, सबसे राष्ट्र का सबसे बड़ा वेल्थ जो है, सबसे बड़ा धन किसे को बताया है, तो कह रहे हैं व्हेन मंडेला कंपेयर्स द वेल्थ ऑफ जेम्स एंड मिनरल्स विद द पीपल ऑफ द नेशन, ही फील्स द पीपल ऑफ हिज नेशन आर द ग्रेटेस्ट कंपेयर टू एनी अदर फॉर्म ऑफ वेल्थ। अब कह रहे हैं जब मंडेला तुलना करते हैं जेम से, मिनरल से, किसकी, उनके लोगों की, कहा के उनके राष्ट्र के लोगों की, तब उन्हें लगता है कि जो पीपल, जो लोग हैं उनके राष्ट्र के, वो सबसे ज्यादा किसी भी चीज से तुलना कर ली जाए, सबसे ज्यादा कीमती उसके लिए जो लोग हैं वही है। यानी जो उनकी बेल्ट बताई है, उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ के, हमारे जो देश के लोग हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट और मेरे लिए कुछ भी नहीं है। Hence, इस प्रकार ही lays great emphasis on people and their power to change the system and bring in something good. अब कह रहे हैं इसीलिए वो क्या करते हैं, उस पर जोर डालते हैं लोगों पर और उनकी शक्तियों पर, जिससे क्या होता है पूरा सिस्टम को चेंज ला सकते हैं और कुछ अच्छा कर सकते हैं। अब यही बात है, तभी तो नेल्सन मंडेला, अब देखो ना, अपने आप में उन्होंने कुछ बदलाव ही तो किए, तभी तो इतने बड़े बन गए थे नेल्सन मंडेला जी। जैसे हमारे यहाँ अगर देखा जाए, इंडिया में गांधी जी और साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला, सेम ही भूमिका समझ लीजिए आप। फिर आया है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, यानी नेल्सन मंडेला का क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट अकॉर्डिंग टू मंडेला इज ट्रू फ्रीडम, मंडेला के अनुसार जो है सच्ची जो आजादी है वो क्या है। फॉर मंडेला अंडरस्टैंडिंग of freedom changed a lot over time. As a child, it meant doing things he wanted to do because he was born free. As he grew up, he realized that the freedom he enjoyed as a young boy was just an illusion. He realized that neither he nor his people had any freedom and developed a hunger for the freedom of his people. अब कह रहे हैं नेल्सन मंडेला जो थे उनको आजादी की समझ, मतलब आजादी जो थी उनकी समझ में कई बार चेंज हुई है। मंडेला जो सोचते थे उनकी आजादी क्या हुई है, कई बार चेंज हुई, यानी बचपन में कुछ और, जवानी में कुछ और फिर जब वो उन्होंने सब चीज जब सोच ली समझ ली तो उनके लिए आजादी कुछ और ही थी। तो कह रहे हैं जब वो बच्चे थे तो उनके लिए आजादी थी कि जो चीजें हैं जो वो चाहते थे वो करना, उनके लिए वो आजादी थी, क्योंकि वो जन्म जो उनका हुआ था तो आजाद ही जन्म हुआ था, तो उनके लिए जो चीज वो चाहते वो कर सकते थे, वही आजादी थी। कह रहे जब वो बड़े हुए तो उन्हें महसूस हुआ जो फ्रीडम है वो एंजॉयड है एज अ यंग बॉय वाज जस्ट एन इल्यूजन। कह रहे जब वो बड़े हुए, जवान हुए, तो उन्हें ये लगा कि जो मेरी जो फ्रीडम है, जो मुझसे मैं एंजॉय करता हूँ, वो सिर्फ एक छलावा है, एक इल्यूजन है। He realized that neither he nor his people had any freedom and developed a hunger for the freedom of his people. अब कह रहे हैं उन्होंने महसूस किया कि ना तो वो और ना ही उनके देश के जो लोग हैं वो कोई भी फ्री है, उनको कोई प्यास आजादी है। तभी उन्होंने क्या हुआ, उनके अंदर एक भूख पैदा हुई, किसकी, फ्रीडम ऑफ हिज पीपल, उनके लोगों के लिए उनकी आजादी की भूख उनके अंदर पैदा हुई थी। फिर है हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री, मंडेला के अनुसार फ्री कौन है। अब देखो ये क्वेश्चन हमारे उसमें भी आता है, एमसीक्यू में, एमसीक्यू में भी बहुत पूछा जाता है ये। तो नेल्सन मंडेला के अनुसार फ्री
कौन नहीं है। अब नेल्सन मंडेला क्या कहा है, जो ऑपरेसर है और जो ऑपरेस्ड है, जो ऑपरेसर है और जो ऑपरेस्ड, दोनों ही क्या है, दोनों ही फ्री नहीं बताए हैं। यानी जो हम पे दबाव डालता है और जो सहन करता है, वो दोनों ही मंडेला ने क्या बताया, दोनों ही फ्री नहीं है। मंडेला मतलब मंडेला जी हमेशा सोचते थे कि बोथ ऑपरेसर एंड द ऑपरेस्ड आर डिप्राइव्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। अब वो दोनों सोचते थे कि ऑपरेसर और जो ऑपरेस्ड है, उन दोनों की मानवता जो है वो खत्म हो गई है, यानी कम हो चुकी है। अकॉर्डिंग टू हिम, कह रहे उनके अनुसार, द ऑपरेसर इज प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, यानी जो दबाने वाला है, जो हमें क्रूर, हम पे दंड करता है, हमें प्रताड़ित करता है, वो व्यक्ति क्या है, वो घृणा का कैदी है। एंड ही इज लॉक्ड बिहाइंड द वार्स ऑफ प्रेजुडाइज एंड नैरो माइंडेडनेस। अब उन्होंने कहा है वो अपनी घृणा के अंदर बिल्कुल अपनी लिए लॉक कर लेता है, यानी अपनी जो, जैसे हम कहते हैं सलाखों के पीछे बंद हो जाना, तो कह रहे अपने ही घृणा में वो इतना ज्यादा अपने ही लिए ही कैद कर लेता है, और अपनी जो छोटी सोच होती है उसके प्रति भी वो अपने लिए कैद कर लेता है। यानी उसके लिए क्या हो जाता है, सिर्फ क्या वो सोचता है, वो केवल हमारे ही लोग हैं, जो गोरे लोग हैं भाई, उन्हीं का शासन होना चाहिए और ब्लैक पीपल नहीं होना चाहिए। तो एक छोटी ही सोच तो है। सो बोथ ऑफ देम नीड टू बी लिबरेटेड, इसीलिए कहना है तो दोनों लोगों को क्या होना चाहिए, अब आजाद होना चाहिए। बोथ ऑपरेसर एंड ऑपरेस्ड, यानी जो ऑपरेसर जो दबा रहा है और जो सह रहा है चीजों को, उन दोनों क्या होना चाहिए, अब फ्री होना चाहिए। अब कह रहे हैं हाउ लॉन्ग वॉज मंडेला नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉस ऑफ मैन और गुड। कह रहे हैं मंडेला जो थे, चाहे जो नियम जो थे, चाहे इंसान ने बनाया हो चाहे भगवान ने बनाया हो, कब तक उनसे परेशान नहीं हुए थे। As long as Mandela listened to his father and abided by the customs of his tribe, he was not troubled by the laws of man or God. कहना जब तक मंडेला ने अपने पिता को सुना, पिता के नियम का पालन किया, उनके रीति रिवाजों का पालन किया, उनकी ट्राइब के जो रीति रिवाज थे उसको पालन किया, तब तक वो दुखी किसी भी नियम कानून से नहीं थे, चाहे वो इंसान के हों चाहे वो भगवान के हों। He believed that he was born free in every way that he could know. अब कह रहे हैं वो विश्वास करते थे कि उनका जन्म जो हुआ आजाद हुआ है, हर उस तरह से that he could know, जितना वो जानते थे, वो उन्हें यही लगता था कि मेरा जो जन्म हुआ है, जब मैं पैदा ही आजाद हुआ हूं, तो मैं आजाद ही हूं। तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी, जब तक उनके चाहे पिता नियम बनाए, चाहे भगवान नियम बनाए, चाहे कस्टम के नियम हो, किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। अब ये दो चैप्टर थे जिसके टोटल मिला के 12 क्वेश्चन है शॉर्ट में। इन 12 क्वेश्चन को तो मैं कह रहा हूं आप बिल्कुल ही रट लीजिए, क्योंकि ये इतना ज्यादा वेटेज रखते हैं कि एग्जाम में अगर आते तो इन्हीं दो चैप्टर से पूरा पेपर आ जाता है आपका। तो इसीलिए इसको जरूर अच्छे से पढ़ें, एक बार और बेहतर रिवीजन कर ले इन 12 क्वेश्चन का। हमारा दूसरा चैप्टर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट दूसरा भी है और पहला चैप्टर, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसमें क्या है, पहला ही चैप्टर देखो, पहले क्वेश्चन उसमें भी था लेंचो का कैरेक्टर स्केच, इसमें भी नेल्सन मंडेला का जो है कैरेक्टर स्केच पहला क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन का हम आंसर अब देखते हुए चलते हैं। इंट्रोडक्शन पहली हेडिंग उसमें भी थी और इसमें भी है। नेल्सन मंडेला वाज ए ग्रेट लीडर हु फॉट अगेंस्ट अपार्थाइड एंड इनह्यूमन प्रैक्टिसेस इन साउथ अफ्रीका। कह रहे नेल्सन मंडेला जो थे वो एक महान नेता थे, जो लड़े किसके खिलाफ लड़े, अपार्थाइड रंग भेद की नीति के खिलाफ, और जो इनह्यूमन यानी अमानवीय व्यवहार जो हुआ करता था उसके खिलाफ साउथ अफ्रीका में वो लड़े थे। ही बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, और वो पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे, पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने थे साउथ अफ्रीका के। कब बने थे, 1994 में। ये भी लिख दोगे तो भी बहुत अच्छा है। कब बने थे, 1994 में बने थे। He was a great patriot who devoted his life for the well-being of his country and its people. अब कह रहे हैं वो महान पैट्रियट मीन्स देशभक्त थे, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी उसके देश के, जो देश था, कंट्री थी उनकी, उसके अच्छे के लिए, उसकी भलाई के लिए और उसके लोगों के लिए पूरा अपनी जिंदगी न्यौछावर कर दी थी। अब कहा है ट्रू पैट्रियट यानी सच्चा देशभक्त। मंडेला लव्ड हिज नेशन एंड इट्स पीपल। मंडेला जो थे अपने नेशन यानी अपने राष्ट्र से बहुत प्यार करते थे और यहाँ के लोगों से ही बहुत प्यार करते थे। ही वांटेड टू फ्री हिज कंट्री फ्रॉम पॉवर्टी, डेप्रिवेशन, सफरिंग, जेंडर
एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। अब नेल्सन मंडेला जो थे वो चाहते थे कि वो जो उनका देश है वो सभी तरह की बुराइयों से दूर रहे। बुराइयां जैसे गरीबी हो गई, भुखमरी हो गई और अन्य तरह की पीड़ा दुख दर्द हो गए, या जेंडर और किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन हो गया, मतभेद हो गया कि तुम लड़का हो, तुम लड़की हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम ऐसा नहीं कर सकते। इस तरह के सारे जितनी भी बुराइयां थी, जितनी भी कुरीतियां थी, उनको वो अपने देश से हटाना चाहते थे। फिर आ जाता लव फॉर फ्रीडम। फ्रीडम के लिए उनकी चाहत कितनी थी। व्हेन नेल्सन मंडेला वाज अ चाइल्ड, कह रहे जब नेल्सन मंडेला एक बच्चे थे, ही थॉट दैट ही वाज बोर्न फ्री, तो वो सोचते थे कि वो उनका जन्म जो हुआ है बिल्कुल आजाद हुआ है। बट एज अ यंग मैन ही रियलाइज्ड दैट हिज फ्रीडम हैड बीन टेकन फ्रॉम हिम। आप कह सकते हैं तो जब वो जवान हुए तो उन्हें महसूस हुआ कि उनकी जो फ्रीडम है वो उनसे छीनी जा चुकी है, हैज बीन। अब एक वर्ड आता है कर्टेल्ड, यहीं पर आपके एग्जाम में पूछ चुका है कर्टेल्ड। कर्टेल्ड भी हम इसके लिए लिख सकते हैं, टेकन फ्रॉम हिम से लिखते हैं हैज बीन कर्टेल्ड, ठीक है। कर्टेल मीन्स भी क्या होता है, कम होना, ठीक है। तो ही वांटेड टू बी फ्री, तो वो क्या होना चाहते थे, भाई आजाद होना चाहते थे। उन्हें लगता था उसकी फ्रीडम जो है सबकी छीनी जा चुकी है, तब वो क्या होना चाहते थे, आजाद होना चाहते थे। हिज हंगर फॉर फ्रीडम इंक्रीज, और उनकी जो भूख थी आजादी के लिए वो बढ़ चुकी थी। व्हेन ही सॉ दैट हिज पीपल वर आल्सो नॉट फ्री, जब उन्होंने देखा कि उनके पीपल भी, मतलब जो उनकी जनता है वो भी बिल्कुल भी फ्री नहीं है, तब उनकी जो हंगर थी फ्रीडम की वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। फिर नेक्स्ट, मैन ऑफ पीस, यानी शांति चाहने वाला व्यक्ति। ही वॉज अ मैन ऑफ पीस, ही बिलीव दैट अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। अब कहा है वह एक बहुत शांति वाले व्यक्ति थे, शांति से रहने वाले थे। वह विश्वास करते थे कि एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की आजादी को छीनता है वो किसका, घृणा का कैदी हो जाता है। अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है, आपके एमसीक्यू में रिपीट हो जाएगा। आपको क्या कहते हैं पैसेज आता है उसमें क्वेश्चन में आ जाता है, तो मतलब ये अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। ही बिलीव्ड टू विन हिज अपोनेंट आल्सो बाय लव। अब कह रहे हैं वह विश्वास करते थे अपने अपोनेंट यानी जो उनके विरोधी होते थे उसको जीतना किसके द्वारा, प्यार से उनको जीतना। वो ये चाहते थे कि दूसरा अगर, भाई बात है गांधी जी वाली, एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो, भाई उन्हीं के नक्शे कदम पे चल रहे हैं हमारे नेल्सन मंडेला जी। अब उन्होंने जो डेवोशन दिया, जो सेक्रीफाइस दिया अपनी कंट्री के लिए, उसके बारे में कि कितने तरह से वो निछावर थे, अपने डेवोट थे, ठीक है, क्या क्या सेक्रीफाइसेस दिए उन्होंने। तो मंडेला वाज अ कॉमन एंड सिंपल मैन बट द सफरिंग्स ऑफ हिज पीपल चेंज्ड हिम। कह रहे मंडेला बहुत ही साधारण से सिंपल से आदमी थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनके जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा सफरिंग झेल रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रताड़ना झेल रहे हैं, तो उसने क्या किया, जब उन्होंने ये सब देखा तो उन सब घटनाओं से वो सब, उनकी जिंदगी पूरी बदल गई थी। हिज हंगर फॉर फ्रीडम एनिमेटेड हिज लाइफ, और उनकी जो भूख थी आजादी की, उसने उनकी लाइफ को पूरी तरह से बदल के रख दिया था। ही लेफ्ट हिज होम एंड स्पेंट मेनी इयर्स इन प्रिजन। अब उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था और कई साल जेल में कैदी बनकर रहे थे, यानी कई साल तक उन्हें जेल में बंद कर दिया गया, कैदी बना लिया गया था। कई कितने साल रहे थे, अगर देखा जाए तो आपकी बुक में 30 इयर्स, वैसे वो रहे थे शायद मे बी 26 ईयर। बिलीव इन ह्यूमैनिटी, यानी मानवता में विश्वास रखने वाले थे। He believed in humanity, वह मानवता में विश्वास रखते थे। He was able to see the glimpse of humanity in a guard during his imprisonment। अब कह रहे हैं उन्होंने, मतलब जब उन्हें एक कहा जाता है उस हद तक टॉर्चर किया गया कि जब वो अपनी मतलब आजादी की लड़ाई समझो वहां से छोड़ने ही वाले थे, तब उन्हें एक जो गार्ड होता है वहां पर, जो उन्हें पिटता हुआ देखता है, जो उनको प्रताड़ित होते हुए देखता है, तो उनकी आंखों में जब वो देखते हैं तो उन्हें एक झलक दिखती है, दया की झलक, ह्यूमैनिटी की झलक, मानवता की झलक। तो वो कहते हैं वो एक झलक मेरे लिए, मुझे बदलने के लिए, मुझे आगे बढ़ते रहने के लिए काफी थी। तो यानी जब वो मतलब जेल में थे तो एक ह्यूमैनिटी की झलक देखते हैं गार्ड के आंखों में, किसकी, मानवता की एक झलक देखते हैं, भाई उनके आगे बढ़ने के लिए बहुत काफी थी। फिर लास्ट हेडिंग इज कंक्लूजन। नेल्सन मंडेला वाज अ ग्रेट लीडर हु बिलीव्ड इन पीस, ह्यूमैनिटी, लव, इक्वलिटी एंड फ्रीडम। नेल्सन मंडेला जो थे महान नेता थे, जो विश्वास करते थे शांति में, मानवता में, प्यार में, समानता में और आजादी में। ही वांटेड टू मेक हिज कंट्री फ्री एंड प्रॉस्पेरस।
अब वह अपने देश को आजाद और समृद्ध करना चाहते थे। समृद्ध मीन जिसके पास अच्छा खासा पैसा हो, जिसे किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना हो, उसे बोलते हैं समृद्ध होना। फिर क्वेश्चन 4 या कह सकते हैं नेल्सन मंडेला का क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वर द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय नेल्सन मंडेला इन अचीविंग फ्रीडम फॉर हिज पीपल। अब नेल्सन मंडेला की अगर कही जाए कि जो फ्रीडम के लिए उन्होंने जो प्रॉब्लम फेस की अपने लोगों की आजादी के लिए, वो सब क्या है? अगर देखा जाए तो सब आ गया है हमारा, सब चीजें आ गई हैं हमारी उसी चैप्टर में, मतलब उसी चैप्टर में, उसी क्वेश्चन में। अगर आपको नहीं याद हो रहा है 4-5 क्वेश्चन, आप एक याद कर लो, एक ऐसा याद कर लो जिसमें सारी चीजें कंबाइंड हो जाए। कैरेक्टर स्केच में सारी चीजें आ जाती हैं, कोई चीज जरूरत नहीं पड़ती है, कहीं पर कुछ भी आए आप बिना हेडिंग के सारा कैरेक्टर स्केच ऐसा उतार दो। या तो आप चैप्टर की समरी जो होती है उसको याद कर लो, कोई भी क्वेश्चन आए उस चैप्टर का पूरा लिखाना है, कोई डरना नहीं है, नंबर मिल जाएंगे। 6 नहीं मिलेंगे 4 मिलेंगे, 5 नहीं मिलेंगे 3 मिल जाएंगे, 3.5 मिल जाएंगे, 4 मिल जाएंगे, कुछ नहीं से तो बहुत कुछ है। तो करके सब आने हैं, छोड़ना कुछ भी नहीं है। आंसर है, इन हिज एंडेवर टू गेट फ्रीडम फॉर हिज कंट्रीमैन फ्रॉम द रूल ऑफ अपार्थाइड नेल्सन मंडेला हैड टू अंडरगो मैनी हार्डशिप। कह रहे जब वो अपने लोगों के लिए आजादी दिलवाना चाहते थे, अपने देश के लिए, तब किससे आजादी दिलाना चाहते थे? रंग भेद की नीति से। तो नेल्सन मंडेला को बहुत सारे कठिनाइयों से होकर गुजरना पड़ा था। This great patriot had to sacrifice the comfort of his home and loving family। अब कह रहे हैं ये महान जो हमारा देशभक्त था, वो उसने कई सारे सेक्रीफाइस दिए, अपने कंफर्ट और अपने होम के लिए, अपनी फैमिली के सबका सेक्रीफाइस दे दिया था। अपनी मतलब कंफर्ट जो उनको बहुत ज्यादा आराम था उसका भी, अपने परिवार का, अपनी एक परिवार की जो लविंग फैमिली थी उस सबका सेक्रीफाइस उन्होंने दे दिया था। He was declared an outlaw for demanding equality for all। अब कह रहे हैं उन्हें आउटला घोषित कर दिया गया था। आउटला मीन्स होता है देश से निकाल देना या विद्रोही घोषित कर देना, इस तरह से होता है, क्योंकि वो क्या मांगते थे? समानता मांगते थे, समानता का अधिकार मांगना चाहते थे, इसीलिए उन्हें आउटला घोषित कर दिया गया था। ही वॉज पनिश्ड, आइसोलेटेड एंड पुट इनटू जेल फॉर 30 लॉन्ग ईयर्स। अब कहा है उन्हें क्या करा गया? उन्हें दंड दिया गया और अलग थलग कर दिया गया, जेल में रख दिया गया, बिल्कुल अलग। कितने सालों के लिए? 30 सालों के लिए। He and his comrades were oppressed and tortured. He suffered hunger, oppression and injustice। अब क्या हुआ? उनके जो कॉमरेड यानी उनके जो साथी थे उनको भी बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया गया, टॉर्चर किया गया, और वो सब क्या किससे जूझ रहे थे? हंगर, भुखमरी से। ऑपरेशन यानी जितना उन्हें प्रताड़ित किया गया उस सब से वो जूझ रहे थे, एंड इनजस्टिस और अन्याय से भी जूझ रहे थे। His undaunted courage, persistent struggle and unparalleled sacrifice bore fruit and South Africa got freedom from the rule of apartheid on 10th May 1994। ये डेट बहुत अच्छे से याद रखनी है आपको, 10th May 1994। अब कह रहे हैं उनका जो अडिग साहस था, उनका जो लगातार संघर्ष था, और उनका जो असमान सेक्रीफाइस थे, बलिदान थे, उसने क्या किया? एक ऐसा फल लाया, और उसके क्या हुआ? फल लाया, मतलब उसका उन्हें सारे चीजें मिल गई थी। तो उससे क्या हुआ? साउथ अफ्रीका अब फ्री हो चुका था, जिससे क्या हुआ? साउथ अफ्रीका को फ्रीडम मिली, आजादी मिली। किससे? जो रंग भेद की नीति थी उससे। कितनी तारीख को? 10 मई 1994 को। इन सबसे उसे आजादी मिल गई थी अब। ठीक है, बस इतना ही है ये क्वेश्चन। तो फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन है नेल्सन मंडेला का ही। अब मैं कहूं कि एक ही क्वेश्चन करवा देते हैं तब भी तो ठीक था, लेकिन कई बच्चे ये कहते हैं इसमें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें तो ये आते हैं, इसमें बेटा इंपॉर्टेंट सब कुछ है, आपको कितना याद है? जिन बच्चों को मैं कहता हूँ कुछ भी नहीं याद, अगर वो ये सिर्फ 8 क्वेश्चन इन्हीं को याद कर जाओ, और नेल्सन मंडेला का है तो आप मिक्स करके लिखे आओ। आपको नहीं समझ में आ रहा, तीनों क्वेश्चन का जितना जितना आपको याद हो वो लिखाओ। लेंचो का आ जाए, कितना भी आए तो वो लिखाओ, बस लिख कर तो आओ, और नंबर ना आए तो कहना। नेल्सन मंडेला ज्वाइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एज अ यंग मैन, व्हाट मेड हिम ज्वाइन इट, हाउ हैड हिज लाइफ बीन ट्रांसफॉर्म्ड आफ्टर दिस। अब कह रहे हैं नेल्सन मंडेला ने जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी उसको ज्वाइन किया एक जवान व्यक्ति के रूप में, एज अ यंग मैन, और कह रहे हैं क्या
व्हाट मेड हिम ज्वाइन इट, कह रहे क्या ऐसी चीज थी जिसके कारण उन्होंने ये ज्वाइन किया, और हाउ हैड हिज लाइफ बीन ट्रांसफॉर्म आफ्टर दिस, अब कह रहे हैं उनकी लाइफ जो थी इसको ज्वाइन करने के बाद किस तरह बदल गई थी पूरी तरह से। तो उसी को पढ़ते हैं अब हम। लिखा है नेल्सन मंडेला joined the African National Congress because even the basic freedom was not available to black-skinned South Africans। नेल्सन मंडेला ने जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी उसको ज्वाइन किया, क्यों? क्योंकि जो बेसिक फ्रीडम थी जो वो भी अवेलेबल नहीं थी जो अश्वेत लोग थे साउथ अफ्रीका के, यानी जो भी काले लोग थे, सांवले लोग थे, उनके लिए जो बेसिक फ्रीडम थी, बेसिक आजादी थी, वो भी उन लोगों के लिए उपलब्ध नहीं थी। इसीलिए उन्होंने क्या किया, नेशनल अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन कर दिया, ANC को ज्वाइन कर लिया। दे वर पनिश्ड एंड आइसोलेटेड इफ दे ट्राइड टू डिमांड देयर राइट्स, क्या उन्हें पनिश किया गया और अलग थलग कर दिया गया पूरे परिवार से, सबसे, समाज से, अगर उन्होंने जब भी साहस किया, डिमांड की, जब भी मांग की अपने हकों की, तब उन्हें अलग थलग कर दिया गया, जेल में भेज दिया गया, उन्हें दंड दिया गया। मंडेला yearned for the basic and honorable freedom to live their life with dignity and self respect। अब मंडेला जो थे, मंडेला की इच्छा बहुत ज्यादा थी, किसके लिए? अपने देश के, अपने जो बेसिक फ्रीडम है उसके लिए, अपनी जो सम्मान वाली जिंदगी है, अपनी सम्मान वाली जो आजादी है उसके लिए, टू लिव देयर लाइफ विद डिग्निटी, जिससे वो अपनी लाइफ को बड़े सम्मान से और सेल्फ रेस्पेक्ट, आत्मसम्मान से जी सकें। सो ही ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, इसीलिए उन्होंने क्या किया कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। When he joined the ANC, his hunger for the freedom became greater। अब कह रहा है जब उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया तब उनकी जो फ्रीडम की जो भूख थी, आजादी की जो भूख थी, वो बहुत बड़ी हो गई, बहुत बढ़ती गई। He was a simple law-abiding family person, but he had been transformed into a bold rebel who left his people। अब कह रहे हैं वो क्या थे, एक बहुत ही साधारण लॉ को मानने वाले पारिवारिक पर्सन थे, पारिवारिक व्यक्ति थे, लेकिन अब वो क्या हो चुके थे, अब वो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुके थे, बदल चुके थे, किसमें? एक साहसी व्यक्ति में हु लेफ्ट हिज पीपल, जिसने अपने जो पूरा घर परिवार था सबको छोड़ रखा था। नाउ ही वाज नॉट एबल टू एंजॉय लिमिटेड फ्रीडम। अब वह जो थे, जो एंजॉय नहीं करना चाहते, जो उनको फ्रीडम, थोड़ी बहुत फ्रीडम जो लिमिटेड दे रखी थी, उनको एंजॉय नहीं करना चाहते थे। ही वांटेड टू कंप्लीट फ्रीडम फॉर ऑल हिज पीपल। अब वह चाहते थे कि जो मेरे लोग हैं, मैं हूं, सबको क्या मिले? पूरी आजादी मिले। ही बिकेम अ वर्चुअस एंड सेल्फ सैक्रिफाइसिंग मैन। तो वो क्या हुए? गुणी और आत्म बलिदानी व्यक्ति इस तरह से बनते हैं। यानी उन्होंने अपने बलिदान क्यों कहा है? क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी फैमिली, अपना पूरा कंफर्ट, सब कुछ जो है वो त्याग दिया था। ठीक है, फिर इसी का लास्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन, हाउ डिड मंडेलास हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ। अब सोच लो 6 क्वेश्चन ये हो चुके हैं और 2 क्वेश्चन, मात्र 2 क्वेश्चन जो है वो पूरी किताब से हैं, और 6 क्वेश्चन हो चुके हैं, टोटल 8 क्वेश्चन है बेटा। अब 6 क्वेश्चन इन्हीं 2 चैप्टर से इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसकी कोई सीमा नहीं है। हाउ डिड मंडेला हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ। अब अगर देखा जाए ये पूरा आंसर इस ऊपर वाले में आ चुका है कि जो उसकी आजादी की जो भूख थी, उन्होंने उसकी लाइफ को क्यों कैसे चेंज कर दिया, ये पूरा क्वेश्चन उसमें आ चुका है। अगर आप ये ना याद हो तो आप वही याद कर लें, सेम क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। नेल्सन मंडेला हंगर फॉर फ्रीडम ब्रॉट अबाउट अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन इन हिज लाइफ। कह रहे नेल्सन मंडेला का जो आजादी के लिए भूख थी, वो एक पूरा परिवर्तन ला दिया उसकी लाइफ में। यानी जो उनकी आजादी के लिए जो भूख थी, उनकी, उससे क्या हुआ, उनकी लाइफ पूरी तरह से बदल गई थी। इनिशियली शुरुआत में क्या हुआ, एज अ यंग बॉय ही yearned only for his own freedom to live a simple life। कह रहे जब वो जवान थोड़े से थे, मान लो 15-20 साल के थे, तब उन्हें क्या लगा कि जो उनकी ही जो आजादी है, जो सिंपल लाइफ जीने की, भाई उसी की इच्छा रखते थे। टू स्टे आउट एट नाइट, बाहर घूमने की इच्छा रखते थे। टू स्टडी व्हाट ही वांटेड एंड टू लिव एज ही प्लीज्ड। अब कह रहे हैं उन्हें क्या इच्छा थी कि अपनी सिंपल लाइफ जीने की, जहां चाहे वो वहां रात में जा सकते थे, जो चाहे वो पढ़ सकते थे, और जहां चाहे वहां वो रह सकते, यानी जो चाहे वो कर सकते थे, जो उन्हें पसंद हो, जो उन्हें खुश रखे, वहां वो रह सकते थे। However, as he grew older and witnessed the harsh realities faced by his fellow black South Africans, लेकिन इसके बावजूद भी हुआ क्या, जब वो बड़े हुए तब उन्होंने सब अपनी जो हार्श रियलिटी थी, जो कठोर, जो कहते हैं नहीं रियलिटी थी, जो समाज था जैसा, उन्होंने जब उसको देखा,
और तब उन्होंने क्या देखा, अपने साउथ अफ्रीकन पीपल को देखा, ब्लैक साउथ अफ्रीकन पीपल को देखा, उनकी कठिनाइयों को समझा, तो उन्होंने रियलाइज दैट नन ऑफ देम वर ट्रूली फ्री। तो उन्हें महसूस हुआ कि इनमें से कोई भी जो है पूरी तरह से आजाद नहीं है। देयर लाइव्स वर फिल्ड विद ऑपरेशन, ह्यूमिलिएशन एंड इनजस्टिस अंडर द सिस्टम ऑफ अपार्थाइड। तब उन्हें पता लगा कि उनकी जो जिंदगी है, उनकी जो लाइफ है, वो पूरी तरह से दबाव से, मतलब पूरी तरह से प्रताड़ना से भरी हुई है, अन्याय से भरी हुई है। किसकी अन्याय से? जो अपार्थाइड यानी जो रंग भेद की नीति है, उससे उसने इस पर इतना प्रताड़ित किया है कि उनकी जिंदगी जो है बिल्कुल काली हो गई है। द रियलाइजेशन अवेकन्ड इन मंडेलास अ डीपर एंड ग्रेटर हंगर नॉट जस्ट फॉर हिज ओन फ्रीडम बट फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल। कह रहे हैं जो इनके लिए जो रियलाइज हुआ ना, जो इनका ये सब चीजें इन्होंने देखी, तो इन्हें ये महसूस हुआ, इससे महसूस होकर ये जागे, तो मंडेला को क्या हुआ, बहुत ही ज्यादा डीप, बहुत ही ज्यादा गहरी, बहुत ही ज्यादा महान भूख हो गई। किसके लिए? उस सिर्फ अपनी आजादी के लिए नहीं, बल्कि जो हमारे जो जितने भी लोग थे, जितने भी इनके नागरिक थे इनके देश के, उन सबके लिए इन्होंने क्या सोचा कि अब फ्रीडम जो है, अब आजादी जो सबको मिलनी चाहिए। इट चेंज्ड हिम फ्रॉम अ यंग मैन हु केयर्ड अबाउट हिज पर्सनल एम्बिशियस इनटू अ सेल्फलेस लीडर हु डेडिकेटेड हिज एंटायर लाइफ टू द स्ट्रगल फॉर इक्वलिटी एंड ह्यूमन राइट्स। आप कह रहे हैं इसने क्या किया, इसको पूरी तरह से बदल दिया। एक जवान आदमी को जो अपनी पर्सनल लाइफ यानी अपनी परिवार के बारे में बहुत ज्यादा चिंता करता था, अब किस में बदल चुका था? सेल्फलेस हो चुका था, यानी अपने परिवार से, अपने से कोई मतलब नहीं था। सेल्फलेस लीडर बन चुके थे अब, जिसने अपना पूरा जीवन, पूरी जिंदगी जो थी वो किसमें दे दी? स्ट्रगल। किसके लिए स्ट्रगल? समानता के लिए स्ट्रगल में, और ह्यूमन राइट्स यानी मानव के जो अधिकार थे उसके लिए अपनी पूरी जिंदगी जो थी पूरी निछावर कर दी थी। हु इज द ऑथर ऑफ हिज फर्स्ट फ्लाइट? आगे देखो दूसरे चैप्टर, अब फर्स्ट फ्लाइट के बारे में, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग के बारे में। पहला चैप्टर जो है हमारा, पहला पार्ट हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसके राइटर जो है लाइम ओ फ्लैटी है, तो फ्लाहर्टी, ठीक है। फर्स्ट फ्लाइट के फ्लाई FL भाई, यहाँ पर भी फ्लाई के बारे में कहा गया है, ठीक है। तो फैन डेड द यंग सीगल्स मदर स्क्रीम डेरिसिवली एट द यंग सीगल। कह रहे हैं जो सीगल की मदर थी वो उस पर चिल्लाती क्यों है? क्यों चिल्लाती है? क्योंकि वो उड़ने से मना कर देता है, क्योंकि वो उड़ने से मना करता है, इसीलिए उसकी मम्मी उसको बहुत चिल्लाती है। जब हमें पहले ही ऑप्शन मिल जाए तो हम आगे क्या करेंगे बढ़ के? What was the young seagull afraid of? कह रहे यंग सीगल जो था वो किससे डरता था? वो उड़ने से डरता था। किससे? उड़ने से। फ्लाइंग इन द स्काई, उड़ने से डरता था, ना कि वास्ट सी के ऊपर उड़ने से डरता था, वो सिर्फ उड़ने से डरता था, ये था। द पायलट आस्क्ड द वुमन इन द कंट्रोल टावर अबाउट दी। अब कह रहे हैं जब वो पायलट था उसने उस वुमेन से क्या पूछा जब कंट्रोल टावर में बैठी थी? क्या पूछा था? जो दूसरा प्लेन था वो कहाँ है? दूसरा प्लेन था वो कहाँ है? मुझे उस पायलट को थैंक यू बोलना है, धन्यवाद देना है, जो मुझे उस काले बादलों से लेकर आया है, बचा कर लाया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग में जो पहला पार्ट है हमारा हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसके क्वेश्चन है व्हाट इज सीगल, व्हाट इज द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट अबाउट। अब कह रहे हैं सीगल जो है वो क्या है, और पहला जो लेसन है व्हाट इज द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट अबाउट, कह रहे हैं ये लेसन में किसके बारे में है, ये क्या बताता है, ठीक है। अ सीगल इज अ बर्ड, द सेंट्रल थीम ऑफ द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट रिवॉल्व्स अराउंड ओवरकमिंग फियर एंड एम्ब्रेसिंग करेज। अब सीगल क्या है? एक पक्षी है, और जो मेन मुख्य जो सेंट्रल थीम है ना, जो जिसके अराउंड सारी स्टोरी हमारी घूमती रहती है, वो क्या है? हिज फर्स्ट फ्लाइट जो चैप्टर है वो किसके अराउंड घूमती रहती है? ओवरकमिंग फियर एंड एम्ब्रेसिंग करेज, यानी डर से उभरना और साहस को बढ़ावा देना, इसके अराउंड ही हमारी पूरी कहानी घूमती रहती है। यानी वही तो है, सीगल क्या है? डरता होता है, तो उसके डर को खत्म करना और उसके साहस को बढ़ाना। जब साहस को बढ़ा देंगे तो डर अपने आप भी खत्म हो जाएगा। द स्टोरी पोर्ट्रेट्स अ यंग सीगल विच लर्न्स टू ओवरकम फियर एंड फाइंड्स करेज एज ही अटेम्प्ट्स टू फ्लाई फॉर द फर्स्ट टाइम। कह रहे ये स्टोरी ये बताती है कि जो यंग सीगल है
जो सीखना मतलब अपने डर से ओवरकम करना चाहता है, डर से छुटकारा पाना चाहता है और साहस पाना चाहता है, जैसे ही वो उड़ने के लिए कोशिश करता है पहली बार में। ठीक है, पहली बार कब उड़ता है? जब उसकी मम्मी उसके लिए खाना लेकर आती हैं और वो उसकी तरफ नहीं देखती हैं और सीधे उड़ जाती हैं, दिखाती हैं, ललचाती हैं और उड़ जाती हैं। वाई वॉज यंग सीगल अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग? कह रहे जो यंग सीगल था वो क्यों डरता था, उड़ने से क्यों डरता था? द यंग सीगल वॉज अफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज ही फेल्ट दैट हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम एंड ही वुड फॉल फ्रॉम अ ग्रेट हाइट। अब कह रहे हैं जो यंग सीगल था वो डरता था किससे? उड़ने से, क्योंकि वो जानता था कि उसे लगता था, महसूस होता था कि उसके पंख जो है उसे सपोर्ट नहीं करेंगे और वो जो है वो नीचे मतलब ऊंचा, इतनी ऊंचाई से नीचे गिर जाएगा। एज अ रिजल्ट कह रहे हैं इसके कारण हुआ क्या? ही वुड डाई, जिससे क्या होगा? अंत में क्या हो जाएगा? वह मर जाएगा। दिस फियर केप्ट हिम फ्रॉम फ्लाइंग एंड ही वाज ओवरवेल्म्ड बाय इट। अब कह रहे हैं इस डर से क्या दिस फियर केप्ट हिम फ्रॉम फ्लाइंग, अब इस डर से क्या होगा? उसने मतलब इस डर के कारण वो उड़ ही नहीं पाता था और पूरा ओवरवेल्म हो गया था इसी डर से। ये तो था। हु वाज एन फ्रैंक? एन फ्रैंक कौन थी? एक 13 ईयर ओल्ड जूइश गर्ल थी और 13 साल की एक छोटी सी जूइश लड़की थी। यही तो था। 16 साल की तो उसकी बहन थी। 16 साल की कौन थी? उसकी बहन थी, उसकी सिस्टर थी, उसकी सिस्टर थी 13 ईयर्स की। तो द पोएम वाज अबाउट अ मदर डक एंड अ स्वान। मदर है तो कौन होंगे? फादर होंगे। भाई तो है क्वैक 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 सेड मिस्टर चैटर बॉक्स। फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक की बात कर रहे हैं। हु गिफ्टेड अ डायरी टू एन? एन को किसने डायरी गिफ्ट की थी? उसके पिता ने। उसके बर्थडे पर उसे डायरी गिफ्ट की थी। हु इज एन्स लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड? एन का लॉन्ग जिसका बहुत इंतजार किया था वो क्या था? उसकी डायरी थी जिसका उसने बहुत इंतजार किया था। Who felt that paper had more patience than people? कौन किसको लगता था कि पेपर में बहुत साहस होता है इंसान के मुकाबले, बहुत धैर्य होता है? किसने? एन को लगता था, ऐसा एन ने कहा था। फिर एन फ्रैंक वांट टू कीप अ डायरी बिकॉज, क्यों चाहती थी अच्छा वो डायरी रखना? क्योंकि उनका कोई भी दोस्त नहीं था। बिकॉज सी हैज नो क्लोज फ्रेंड, क्योंकि उनका कोई भी दोस्त नहीं था, इसीलिए तो उन्होंने डायरी को अपना नाम दिया था डियरेस्ट किटी। क्या नाम दिया था? किटी उसको नाम दिया था। हु गेव एन अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल? एन को फेयरवेल मतलब विदाई कौन लेने वाला था? एन खुद से विदाई जो दुखी था वो कौन थी? उसकी जो प्रिंसिपल थी मिसेस कूपरस। और मिस्टर कीजिंग कौन थे? मिस्टर कीजिंग वो थे टीचर, मैथ के टीचर थे, एक आउटडेटेड थे, एक मतलब फैशन सेंस नहीं था, जिनको फैशन करके नहीं आते थे मतलब, और बड़े पुराने ख्यालों वाले। तो मिस्टर कीजिंग जो मैथ के टीचर थे वो उसे क्या देते थे, मतलब टीचर कंफर्म नहीं है लेकिन क्या देते थे उसे? होमवर्क पे होमवर्क, किस पे? ऐसे लिखने को दे देते थे। क्वैक 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 सेड मिस्टर चैटरबॉक्स, यानी चैटरबॉक्स पे बार बार उसे ऐसे लिखने को देते थे। फिर फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, ये चैप्टर बहुत अच्छा है। एक 13 साल की लड़की, ये भी चैप्टर आता है आपका, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लॉन्ग भी पूछे जाते हैं और शॉर्ट भी। तो आज तो हम शॉर्ट की क्लास कर रहे हैं, तो शॉर्ट है हमारा हु वाज एन फ्रैंक, वेयर डिड शी राइट अ डायरी। अब कह रहे हैं एन फ्रैंक कौन थी और उन्होंने जो डायरी थी वो कहाँ लिखी थी? तो लिखे एन फ्रैंक वाज अ जर्मन वॉर जूइश गर्ल। अब एन फ्रैंक कौन थी? एक जर्मन में जन्मी कौन सी जूइश लड़की थी, यानी जातियां होती हैं उस तरह एक जाति होती थी जूइश, उस जाति की लड़की थी। सी रोट अ डायरी व्हाइल हाइडिंग विद हर फैमिली इन एम्स्टर्डम फ्रॉम नाजीज हु हैड ऑक्यूपाइड द नीदरलैंड्स ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। कह रहे हैं उन्होंने डायरी लिखी थी जब उन्हें वो छुपी हुई थी अपने परिवार के साथ एम्स्टर्डम में। इससे नाजीज से, नाजी लोग जो इसको क्या कर रहे थे? बहुत प्रताड़ित करते थे, यानी इनकी लड़ाई आपस में चलती रहती थी। तो कह रहे हैं जिसने पूरा ऑक्यूपाई कर लिया था, यानी कब्जा कर लिया था नीदरलैंड्स पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था तो नाजीज लोगों ने क्या कर रखा था? नीदरलैंड पे पूरा कब्जा कर रखा था। इसीलिए ये छुपकर जहां रह रही थी तो उन्होंने वहीं अपनी डायरी लिखी थी। ठीक है। Why does Anne Frank say about her father and grandmother in her diary? अब कह रहे हैं
एन फ्रैंक जो है अपने पिता और अपनी दादी के बारे में उस डायरी में क्या लिखती हैं। तो लिखा है, इन हर डायरी एंड टेल्स अस अबाउट हर फादर एंड हर ग्रैंडमदर दैट हर फादर वाज द मोस्ट एडोरेबल फादर शी हैड एवर सीन। अब कह रहे हैं उन्होंने अपनी डायरी में एल बताती हैं हमारे लिए कि उनके पिता जो थे और उनकी दादी जो थी, दैट उनके बारे में बताती हैं, किसके पिता और दादी के बारे में। कहती हैं उनके जो पिता थे वो सबसे प्यारे पिता थे। जितने भी पिता उन्होंने अब तक देख रखे थे, यानी 13 साल की उम्र तक उसने जितने भी फादर, जितने लोगों के फादर्स को देखा था, उससे सबसे ज्यादा बेहतरीन उनके ही पिता लगते थे। कह रहे हैं उनकी दादी माँ के लिए, फॉर हर ग्रैंडमदर शी राइट्स दैट शी लव्स हर एंड रिमेंबर्स हर अ लॉट। अब उनकी दादी माँ के लिए लिखती हैं कि वह उन्हें बहुत प्यार करती है और उन्हें बहुत याद करती है। ठीक है, क्योंकि उनकी दादी माँ की जो है डेथ हो जाती है, इसीलिए वो उन्हें बहुत याद करती होती है और उनसे प्यार भी बहुत करती है। तो फिर क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, वाई डिड एन फ्रैंक मेंटेन अ डायरी। एन फ्रैंक ने जो डायरी है वो क्यों बनाई थी, क्यों मेंटेन की थी, क्यों लिखी थी। तो लिखते हैं, एन फ्रैंक मेंटेन्ड अ डायरी बिकॉज शी वांटेड टू डिस्क्लोज हर सीक्रेट इन इट एज शी हैड नेवर बीन एबल टू कन्फाइड इन एनीवन। अब कह रहे हैं एन फ्रैंक जो थी मेंटेन एक डायरी इसलिए करती हैं क्योंकि वो चाहती थी अपने जो सीक्रेट्स हैं उसको डिस्क्लोज करना, यानी उसको बताना चाहती थी, क्योंकि उन्होंने अभी तक किसी पर इतना विश्वास नहीं किया था, उस डायरी पर ही इतना विश्वास किया था जिस पर वो अपने सारे सीक्रेट्स बताने वाली थी। सी होप्ड, उन्हें आशा थी, दैट द डायरी विच सी नेम्ड किटी वुड बी अ ग्रेट सोर्स ऑफ कंफर्ट टू हर एज सी थॉट दैट पेपर हैड मोर पेशेंस देन पीपल। एक बार हर आएगा। तुम कह रही थी कि उन्हें आशा थी कि जो डायरी है जिसका नाम उन्होंने किटी रखा है वो एक ग्रेट सोर्स होगी, एक महान सोर्स होगी, किसका, उनके कंफर्ट के लिए, उनके आराम के लिए। क्योंकि सी थॉट, वो सोचती थी, द पेपर हैड मोर पेशेंस, उन्हें लगता था कि जो पेपर है उनमें आदमी इंसानों से बहुत ज्यादा धैर्य है, इसीलिए उन्हें लगता था कि जो डायरी है वो मुझे बहुत आराम देगी, कि मैं इसमें कितनी भी बार चाहे कुछ भी लिखूं, ये डायरी मुझे हर एक बात मेरी सुनेगी, हर एक बात मेरी लिखेगी और कभी मुझसे कंप्लेंट नहीं करेगी। फिर इसका लास्ट क्वेश्चन, व्हाई डज एन फ्रैंक थिंक दैट पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। अब एन फ्रैंक जो है वो सोचती है कि पेपर में मोर, मतलब क्यों सोचती है कि ऐसा, कि जो पेपर है वो इंसानों से ज्यादा धैर्य रखता है। एन फ्रैंक थिंक दैट पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल बिकॉज इट इज, एन फ्रैंक थिंक्स, एन फ्रैंक सोचती हैं कि जो पेपर है उसमें पेशेंस ज्यादा है, किससे, लोगों से, क्योंकि इट इज डिवॉइड टू ऑल इमोशन एंड पैशंस विच इज अ ह्यूमन सफर। अब कह रहे हैं ये सब उन इमोशन से, उन पैशन से दूर है, इट इज डिवॉइड, दूर है, विच अ ह्यूमन सफर, जिनसे एक आदमी सफर करता है, जिनसे एक आदमी जूझता है। शी बिलीव दैट इट लिसन्स टू हर पेशेंटली थ्रू ऑल हर वर्ड्स एंड इमोशंस। अब उन्हें विश्वास था कि ये जो है मेरे, मतलब जितने भी मैं कहूँ उसको बड़े धैर्य से सुनती है, जितने भी मेरे शब्द हैं सभी को क्या बड़े धैर्य से सुनती है, और इमोशंस को भी मेरे बड़े ध्यान से सुनती है, यानी मैं उस पर कुछ भी लिखूं ये जब पलट के जवाब मुझे नहीं देने वाली, बड़े ध्यान से सब कुछ सुनती है। शी कुड आल्सो कन्फाइड ऑल हर सीक्रेट्स इन हर डायरी विदाउट गेटिंग जज्ड। अब कह रही वो अपनी डायरी में सब कुछ कन्फाइड कर सकती थी, सारे सीक्रेट्स बता सकती थी, सब कुछ शेयर कर सकती थी बिना किसी जजमेंट की, यानी कोई इसको कहने वाला नहीं है कि तुम ठीक कर रही हो या गलत कर रही हो। कह रही मैं जो भी जैसी हूं मैं उसमें बिना जज किए अपना सब कुछ लिख सकती थी, यानी मुझे कोई जज करने वाला उस बात पे नहीं है। Who left Goa like long time ago? कह रहे गोवा को किसने छोड़ दिया था। अब आ गया बेकर्स फ्रॉम गोवा का चैप्टर। गोवा को किसने छोड़ दिया था, पोर्टुगीज ने, पुर्तगाल जो लोग थे उन्होंने गोवा से अब जा चुके हैं। बेकर्स आर आल्सो नोन एज, बेकर को किस नाम से जाना जाता था, पैडर। और बॉल तो एक टाइप का ब्रेड होता था, ठीक है। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर्स यूज्ड टू बी आवर फ्रेंड, कंपेनियन एंड, कंपेनियन के साथ क्या होते थे, हमारे गाइड हुआ करते थे। कंपेनियन के साथ हमारे क्या होते थे, गाइड। द वेकर्स ऑफ गोवा यूज टू वियर, क्या पहनते थे वेकर्स ऑफ गोवा, मैंने बताया था कि एक जैसे लड़कियों की नहीं होती लॉन्ग फ्रॉक, मतलब क्या होता है मिडी टाइप,
लॉन्ग फ्रॉक, कवाई बोलते हैं जिसे, कवाई पहनते थे। लॉन्ग फ्रॉक है, वरना लॉन्ग फ्रॉक लगा देते अगर कवाई ना दिया होता। वॉल तो एक ब्रेड का टाइप है, तो ऑल ऑफ दीज होगा नहीं, तो लॉन्ग फ्रॉक हम लगाएंगे नहीं। जब उसका हमें प्रॉपर एक नेम पता है तो हम कवाई ही लगाएंगे। बेकिंग वॉज इंडीड ऑफ प्रॉफिटेबल, प्रॉफिटेबल क्या था, वो एक बिजनेस था, प्रॉफिटेबल बिजनेस था एक। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया कुर्ग सिचुएटेड, कह रहा है किस पार्ट, इंडिया के किस भाग में कुर्ग जो है वो बसा हुआ है। कहाँ है कुर्ग, कर्नाटका में। द बेस्ट सीजन टू विजिट कुर्ग, कुर्ग को विजिट करने का सबसे बेस्ट सीजन क्या है, सितंबर से मार्च तक का जो सीजन है वो सबसे बेहतरीन बताया गया है। कहाँ, कुर्ग में विजिट करने का। Which is a piece of heaven situated in the midway between मैसूर and the coastal town of मैंगलोर, मैंगलोर और मैसूर के बीच में क्या बसा हुआ था, कुर्ग बसा हुआ था। Who was कोडबूस, कोडबूस कौन से थे, जो निवासी थे कहाँ के, कुर्ग के निवासियों को कोडबूस कहा जाता था। जो लगता था कि कहाँ से आए हैं, जो अरब या अलेक्जेंडर की जो आर्मी है अरब वगैरह से, वहां से आए हुए लगते थे। द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग, कुर्ग की सबसे मेन क्रॉप क्या थी, कुर्ग की कॉफी, सी से कुर्ग, सी से कॉफी, ठीक है। मासीर इज अ लार्ज फिश फाउंड इन द फ्रेश वाटर ऑफ, कहाँ क्या, कहाँ का फ्रेश वाटर, कावेरी नदी का। उसमें कौन सी मछली पाई जाती थी, महासीर। द लैंड बिटवीन मैसूर एंड मैंगलोर इज बाई प्राउड डेज ऑफ मार्शल मैन एंड ब्यूटीफुल वुमेन। अब कह रहे हैं जो ये ब्यूटीफुल लैंड था, यहाँ पर किसके निवासी थे, इनहेबिटेड था, निवासी रहते थे कौन, मार्शल मैन और ब्यूटीफुल वुमेन। हु हैज इनवाइटेड हिज फ्रेंड राजवीर टू विजिट, अब इसका दूसरा पार्ट, दूसरा नहीं थर्ड है, टी फ्रॉम असम। कह रहे किसने राजवीर को इनवाइट किया था उसके घर, मतलब राजवीर टू विजिट, हु हैज इनवाइटेड हिज फ्रेंड राजवीर टू विजिट हिज होम इन असम। असम में आने के लिए किसने इनवाइट किया था, प्रांजोल ने, उसका दोस्त जो था प्रांजोल, उसने इनवाइट किया था राजवीर को घर आने के लिए। फिर है अकॉर्डिंग टू राजवीर विच इज अ वेरी पॉपुलर ड्रिंक, सबसे ज्यादा पॉपुलर ड्रिंक राजवीर ने क्या बताई है, टी, क्या बताई थी, टी को सबसे ज्यादा पॉपुलर ड्रिंक बताया है। और जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ आप अपने मन से कोशिश किया कीजिए कि चारों ऑप्शन में मेरा कौन सा ऑप्शन ठीक है, तब तक पढ़ने की एक बार कोशिश भी कर लिया कीजिए, रोक लीजिए वीडियो को पॉज करके। तो हमारा जो चैप्टर फिर नेक्स्ट है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, इसमें जो सेकंड जो है बेकर्स ऑफ गोवा का जो पार्ट है उसमें देखते हैं क्या क्या चीजें हैं, कितने क्वेश्चंस। अब देखा है व्हाट वर द मेन प्रिपरेशन ऑफ द बेकर्स ऑफ गोवा, गोवा के लोगों का सबसे मुख्य प्रिपरेशन तैयारियां क्या थी। तो बेकरी प्रोडक्ट्स हैव इंपॉर्टेंस इन द कल्चर एंड ट्रेडिशंस ऑफ गोवा, तो बेकरी प्रोडक्ट्स थे वो एक महत्वपूर्ण थे किसमें, कल्चर में, ट्रेडिशन में, गोवा के लिए मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे क्या, बेकरी प्रोडक्ट्स। वॉल और स्वीट ब्रेड इज द पार्ट ऑफ मैरिज गिफ्ट, अब कह रहे हैं वॉल जो था या मिठाइयां जो थी ब्रेड से बनी हुई, जो क्या थी शादी के लिए बहुत ज्यादा, मतलब शादी का एक उपहार थी, एक शादी में एक पार्ट बहुत रोल प्ले करती थी। केक्स एंड वॉलिनास ऑफ कोकोनट कुकीज आर ईटन एट एवरी फेस्टिवल एंड द लेडी ऑफ द हाउस प्रिपेयर्स सैंडविचेस एट हर डॉटर्स एंगेजमेंट। ये वाला क्वेश्चन एमसीक्यू में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो कह रहे केक्स और वॉलिनास जो होते थे, कोकोनट कुकीज जो होती थी, कोकोनट कुकीज के साथ कह रहे ये हर एक मोमेंट पे, यानी जितने भी त्योहार आते थे सब पर क्या होते थे, ये सब चीजें खाई जाती थी। और जो महिला होती थी घर की, वो सैंडविचेस बनाती थी जब उसकी डॉटर की एंगेजमेंट हुआ करती थी। तो यानी उन्होंने ब्रेड का एक बहुत अच्छा रोल बताया है पुराने समय में। और आज भी अगर कुछ भी पार्टी वगैरह है, बर्थडे है, तो बिना केक के वो भी अधूरा है। तो आज भी बेकरी जो है बहुत अच्छा प्रोफेशन है, बहुत अच्छा ऑक्यूपेशन है। तो व्हाट वर द स्वीट्स एंड स्नैक्स प्रिपेयर्ड ऑन स्पेशल ओकेजन, कह रहे कौन कौन सी जो स्वीट्स थी, स्नैक्स थी, वो अलग अलग स्पेशल जो ओकेजन थे उन पर कौन कौन सी मिठाइयां बनाई जाती थी। द स्वीट्स एंड स्नैक्स इंक्लूडिंग वॉल ब्रेड्स केक्स एंड वॉलिनास वर प्रिपेयर्ड बाय द बेकर्स ऑन स्पेशल ओकेजन। अब उन्होंने नाम दे दिए स्नैक्स को मिलाकर, क्या क्या थे, एक था वॉल ब्रेड्स केक्स वॉलिनास, जो थे वो हर एक स्पेशल ओकेजन पे बनाए जाते थे बेकर्स के द्वारा। फिर है
क्वेश्चन, हाउ डिड द पीपल ऑफ कुर्ग डिफर फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम। अब आ गया कुर्ग वाला चैप्टर, इसी का पार्ट है। तो कुर्ग के लोगों में कहा है कि वो जो हिंदू का मुख्य जो धारा थी, मुख्य धर्म जो था, उनसे ये लोग अलग क्यों थे। तो कहा द पीपल ऑफ कुर्ग आर डिसेंडेंट्स ऑफ ग्रीक्स और अरब। अब कहा जाता है कि जो कुर्ग के लोग थे वो किसके थे, अरब या ग्रीक के माना जाता था। अरब या ग्रीक की जो होते हैं पीढ़ी कह सकते हैं, अरब या ग्रीक के जो थे बेटे या वंशज कह सकते हैं। अ सेक्शन ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव्ड साउथ अलोंग द कोस्ट एंड सेटल देयर। अब कह रहे हैं अलेक्जेंडर की आर्मी का एक टुकड़ा जो था साउथ की तरफ, जो कोस्ट था, जो किनारा होता है समुद्र का, कह रहा है वहां तक चले गए और वहीं सेटल हो गए थे। दीज पीपल मैरिड अमंग द लोकल्स, और इन्होंने वहां के रहने वाले निवासियों से क्या की, शादियां कर ली, जिन्हों विच इन्फ्लुएंस देयर क्लोथिंग, मार्शल प्रैक्टिस एंड मैरिजेस रिचुअल्स। अब जिसने उन पर प्रभाव डाल दिया, किस पर, उनके कपड़ों पर, उनकी मार्शल जो लड़ाई तलवारबाजी होती थी उन पर, और जो उनकी शादी के रीति रिवाज होते थे उन पर भी प्रभाव पड़ा था। इन दिस वे, इस प्रकार क्या हुआ, पीपल ऑफ कुर्ग डिफर फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम। इसीलिए कहा जाता है कि जो कुर्ग के लोग हैं वो हिंदू की मेन धारा से अलग है। व्हाट इज कुर्ग फेमस फॉर, कह रहे कुर्ग किसके लिए फेमस है। कुर्ग किसके लिए, कॉफी के लिए। यहाँ कॉफी की स्मेल सच में बहुत प्यारी आती है। कुर्ग इज फेमस फॉर इट्स कॉफी प्लांटेशन। अब कुर्ग किसके लिए फेमस बताया है, कॉफी के प्लांटेशन के लिए, कॉलोनियल बंगलों के लिए, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट के लिए, एंड स्पाइसेस और मसालों के लिए। 30% ऑफ इट्स एरिया इज कवर्ड विद एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। अब उसका कितना, 30% जो एरिया है वो कवर रहता है एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, यानी जो हमेशा हरे भरे रहते हैं उन्हें बोलते हैं एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। द बेस्ट सीजन टू विजिट दिस प्लेस इज फ्रॉम सितंबर टू मार्च। ये क्वेश्चन एमसीक्यू में भी पूछा जाता है, ठीक है। जो यहाँ पर सबसे बेहतरीन सीजन होता है वो सितंबर से मार्च तक का होता है विजिट करने का, यानी यहाँ घूमने के लिए सितंबर से मार्च तक का समय बहुत बेहतरीन है। द एयर इज फुल ऑफ कॉफी स्मेल, और जो इसकी हवा है उसमें पूरे में क्या होता है, कॉफी की स्मेल घुली हुई रहती है। फिर नेक्स्ट है, वेयर वर राजवीर एंड प्रांजल गोइंग, व्हाई वाज प्रांजल फादर देयर। अब ये हमारा थर्ड पार्ट जो है, टी फ्रॉम असम, उसका चैप्टर के क्वेश्चन आंसर शुरू हो गए। वेयर वर राजवीर एंड प्रांजल गोइंग, राजवीर और प्रांजल जो है वो कहाँ जा रहे थे, और व्हाई वाज प्रांजल फादर देयर, और प्रांजल के पापा वहां क्यों थे। राजवीर एंड प्रांजल वर गोइंग टू असम। अब क्या कह रहे हैं, राजवीर और प्रांजल के पापा मतलब जे कहाँ जा रहे थे, असम जा रहे थे। प्रांजल हैड इनवाइटेड राजवीर टू स्पेंड द समर वेकेशन देयर। अब प्रांजल ने राजवीर को इनवाइट किया था कि वो समर जो वेकेशन है यानी गर्मियों की छुट्टियां वो मेरे साथ बिताए। प्रांजल फादर वाज द मैनेजर ऑफ अ टी गार्डन इन असम। अब कहा प्रांजल के जो पिता थे वो मैनेजर थे किसके, टी गार्डन के असम में। सो ही वांटेड राजवीर टू विजिट द टी गार्डन देयर एंड नो अबाउट हाउ टी इज ग्रोन। अब इसीलिए क्या चाहते थे, वो राजवीर को वहां विजिट कराना चाहते थे, यानी घुमाना चाहते थे, जो चाय के बागान थे वहां घुमाना चाहते थे, और चाय एंड नो अबाउट हाउ टी इज ग्रोन, और उस बारे में बताना चाहते थे कि चाय जो है किस तरह उगाई जाती है। अब कोई अपने यहाँ बुलाएगा तो अपनी चीजें तो दिखाएगा कि हाँ देखो भाई ये चीजें ऐसे ऐसे होती हैं। अब कहीं दूर का आ जाए जिसके यहाँ गन्ना ना होता तो उसे दिखाएंगे, देखो भैया गन्ना ऐसा होता है। किसी किसी को तो यही नहीं पता है कि गन्ने को ही काट के, मतलब गन्ने की खेती होती है, गन्ने की काट के नीचे जमीन में लिटा दिया जाता है और फिर उसके ऊपर मिट्टी डाल दी जाती है, उसी से गन्ने निकल जाते हैं। किसी किसी को लगता है बीज आता है उसका अलग से। What does the writer say about the tea from Assam? कह रहे हैं राइटर जो है वो क्या कहते हैं टी फ्रॉम असम के बारे में। टी असम इज नोन एज द टी कंट्री। अब असम को क्या कहा जाता है, चाय का देश कहा जाता है, चाय प्रदेश कहा जाता है। इट हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ टी प्लांटेशन। अब इसमें क्या है, वर्ल्ड मतलब जितना वर्ल्ड में है उससे सबसे ज्यादा कहा, सबसे बड़ा जो कंसंट्रेशन है, सबसे ज्यादा चाय जहां पर पाई जाती है वो क्या है, हमारा असम है। A large number of tea gardens can be found there। अब कहना है चाय का बागान जो है सबसे ज्यादा यहीं पाया जाता है। Everywhere in Assam a sea of tea bushes can be seen as far as the eyes could see। अब कह रहे हैं हर जगह असम में चाय के जो पेड़ पौधे हैं वो देखे जा सकते हैं, जहां तक तुम्हारी निगाह पहुंचती है वहां सब चाय ही चाय दिखेगी असम में।
मोस्ट ऑफ द टी ग्रोन इन असम इज सप्लाइड ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब कह रहे हैं चाय में से बहुत सारी चाय जो यहाँ उगाई जाती है उसमें बहुत सारी चाय जो है असम की जो सप्लाई होती है पूरे देश, पूरे विश्व भर में, यानी असम की चाय है जो पूरे विश्व भर में सप्लाई की जाती है क्योंकि बहुत अच्छी चाय कही जाती है। ठीक है, फिर अगर देखा जाए तो ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का सेकंड पार्ट जो है कुर्ग, उसमें एक क्वेश्चन अगर मैं करा दे रहा हूं, ठीक है, अगर कुछ भी आता है तो आप इसी को लिख सकते हैं कुर्ग से, ठीक है, कोई भी आंसर है। व्हाट डज द राइटर से अबाउट कुर्ग एंड इट्स पीपल, कहा है कुर्ग के बारे में और इनके लोगों के बारे में जो पोएट है, वो जो राइटर है, क्या कहना चाहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं। कुर्ग इज फेमस फॉर इट्स कॉफी प्लांटेशन, कॉलोनियल बंगलोज, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस। कुर्ग को किसके लिए फेमस कहा है, कॉफी प्लांटेशन के लिए, कॉफी की उपज के लिए, कॉलोनियल जो बंगले बने होते हैं उनके लिए, और जो हमेशा हरे भरे रहने वाले जो जंगल है उनके लिए, और उसके मसालों के लिए फेमस है। कुर्ग इज इनहेबिटेड बाय अ रेस ऑफ प्राउड मार्शियल मैन, ब्यूटीफुल वुमेन एंड वाइल्ड क्रिएचर। अब कुर्ग में क्या रहते हैं, एक रेस, एक प्रजाति रहती है किसकी, मार्शियल मैन की, ब्यूटीफुल वुमेन, सुंदर महिलाएं, और जंगली जानवर रहते हैं। द पीपल ऑफ कुर्ग आर एसोसिएटेड विद टेल्स ऑफ ब्रेवरी। अब जो पीपल, जो लोग हैं कुर्ग के, वो किससे जुड़े हुए हैं, वो कहानियों से, बहादुरी की कहानियां उनके रग रग में बसी हुई। इट इज बिलीव दैट द पीपल ऑफ कुर्ग आर डिसेंडेंट्स ऑफ ग्रीक्स और अरब। अब ये माना जाता है कि जो कुर्ग के लोग हैं वो किसके वंशज हैं, ग्रीक्स के या अरब के वंशज है। अ सेक्शन ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव्ड साउथ अलोंग द कोस्ट एंड सेटल्ड देयर। अब कहा जाता है एक अलेक्जेंडर की जो आर्मी थी उसका एक टुकड़ी जो थी वो साउथ इंडिया की तरफ चले गए थे, किसकी, कोस्ट की तरफ, और वहीं पर बस गए थे। These people married among the locals which influenced their clothing and marriage rituals, clothing, martial practices and marriage rituals। अब कह रहे हैं इन्हीं लोगों ने क्या किया, जो वहां के लोकल्स जो लोग थे उन्हीं से शादी करी, जिससे उसकी क्या हुआ, उनके रहन सहन, पहनावे, ठीक है, उनकी लड़ाई का जो था, लड़ाई का जो तरीके थे, और जो शादी के जो रिचुअल रीति रिवाज थे वो सब उसी तरह बदल गए थे। देयरफॉर इसके बावजूद दे आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम, इसीलिए क्या हुए, वो सब हिंदू के जो मेन स्ट्रीम थी उससे क्या थे, अलग थे। द इनहेबिटेंट्स ऑफ कुर्ग आर नॉट ओनली ब्रेव बट आल्सो सो ग्रेट हॉस्पिटैलिटी। अब कह रहे हैं जो इनहेबिटेंट्स थे, जो निवासी थे कुर्ग के, वो ना केवल बहादुर थे बट आल्सो शोज हॉस्पिटैलिटी, लेकिन वो क्या दिखाते थे, एक फ्रेंडली बिहेवियर दिखाते थे। हॉस्पिटैलिटी मीन्स क्या होता है, फ्रेंड, यानी एक दिखाते थे फ्रेंडली बिहेवियर, यानी हर किसी से आराम से बोलना। दस इस प्रकार द राइटर कन्वेज द मैसेज दैट बोथ द पीपल एंड पीपल ऑफ कुर्ग आर ब्यूटीफुल एंड प्लीजेंट। तो राइटर यही बताते हैं, यही मैसेज देना चाहते हैं कि जो जगह है, जो कुर्ग एक जगह है, और वहां के जो निवासी हैं कुर्ग के, वो दोनों ही बहुत ज्यादा सुंदर है, बहुत ज्यादा सुहावने हैं। तो चलिए, फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स मिसवेल वाज नीदर हॉस्टाइल नॉर फ्रेंडली। ना तो वो दुश्मन था, घातक था, ना वो दोस्त था, यही तो था, और वो बिल्कुल अलग थलग रहता था, अलूफ एंड इंडिफरेंट रहता था। इन द बिगिनिंग, शुरुआत में ऑर्डर कैसा था, बिल्कुल अलग थलग रहता था। द टाउन वाज फ्रॉम वल्लीज विलेज। अब कह रहे हैं वल्ली वाला चैप्टर आ गया, मैडम राइट्स द बस। शहर कितनी दूर था वल्ली के गांव से, 6 माइल की दूरी पर। द फेयर ऑफ द बस, फेयर कितना था, एक तरफ से 1 में लिखा है तो एक तरफ से बता दो, एक तरफ से कहाँ गया, 30 पैसे, और यहीं पे आ जाए 2 वे का, 2 वेज का, तो आ जाता हमारा 60 पैसे। क्लियर। वल्ली वॉज एजलेस एन ईयर ओल्ड गर्ल। वल्ली कितने साल की थी, 8 ईयर्स की, एन 8 ईयर ओल्ड गर्ल। द गर्ल वली में वॉज कॉल्ड। अब देखो वल्ली बार कह रहे हैं, और शॉर्ट में क्या कहा जाता था वली में को, वल्ली। अब इसका पूरा नाम भी याद रखेंगे, वली में, ठीक है। सडनली वली हर हैंड्स विद गिली। अब अपने हाथों को क्या कर रही थी, बड़ी खुशी होकर क्या कर रही थी, तालियां बजा रही थी। हर हैंड क्लैप करने लगी थी ना, जब उसने गाय को अपने आगे भागते हुए देखती है तो वो क्लैप करने लगती है। मैडम राइट्स दी बस। ये चैप्टर अपने आप में इंपॉर्टेंट है। व्हाट डिड वल्ली डू आफ्टर शी गॉट इनटू द बस। अब कह रहे हैं वल्ली क्या करती हैं, जब वो बस में बैठती है उसके बाद वल्ली क्या करती हैं। व्हेन वल्ली गॉट इनटू द बस, कह रहे जब वल्ली बस में बैठती हैं,
सी लुक्ड एट एवरीथिंग वेरी थॉरोली। तो वो हर चीज को बड़े ध्यान से देखती हैं, वो बताती नहीं है कि बस पे देखो किस तरह सिल्वर अंदर की जो वॉर्स हैं वो सिल्वर की है, कि बाहर एक लाइन भी पड़ी हुई थी, मतलब बस का पेंट वगैरह सब कुछ बड़े ध्यान से देख लेती हैं। व्हेन सी लुक्ड आउटसाइड, जब वो बाहर देखती हैं, सी फाउंड हर व्यू कट ऑफ बाय द कैनवास ब्लाइंड दैट कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ हर विंडो। अब कहने तब वो पाती है, जब वो बाहर देखती है तो उनको जो कैनवास होता था उसे लग रहा था उनका जो व्यू है वो पूरी तरह से विजुअल नहीं हो पा रहा है। और फिर वो बाद में क्या करती हैं, सीट पर बैठ जाती हैं, आराम से सीट पर खड़ी हो जाती हैं, बैठती नहीं सॉरी खड़ी हो जाती हैं, और खड़े होकर पूरे व्यू का नजारा लेती हैं। फिर नेक्स्ट है, हाउ डिड द बस कंडक्टर रिसीव बल्ली। बस कंडक्टर ने बल्ली को कैसे रिसीव किया, यानी कैसे चढ़ाया था। द बस कंडक्टर रिसीव्ड बल्ली रेस्पेक्टफुली, तो बस कंडक्टर ने उसे बहुत ही रेस्पेक्ट से रिसीव किया था। द कंडक्टर रिफर टू हर एज मैडम, और कंडक्टर उसको क्या कहता था, मैडम कहता था, एज ही बिहेव्ड लाइक अ ग्रोन अप वुमन एंड डिड नॉट थिंक दैट शी वाज अ चाइल्ड। क्योंकि वो जो थी वो ऐसा करती थी, ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे मान लो वो बहुत ज्यादा बड़ी हो गई हो, एक महिला की तरह, और उसे ये नहीं लगता था कि वो एक बच्ची है। बच्ची भी कितनी है, 8 ईयर की। बच्ची भी कितने साल की थी, 8 साल की थी। फिर नेक्स्ट है, व्हाट मेड बल्ली सैड ऑन रिटर्न जर्नी। कह रहे बल्ली को जब वो लौट रही थी या जब वो यात्रा कर रही थी तो उसे किस चीज ने उसे उदास कर दिया था। तो क्या उदास करता है, जब वो गाय को मरा हुआ देखती है। बल्ली रिफ्यूज टू लुक आउट ऑफ द विंडो ऑन हर वे बैक एज शी सॉ द डेड बॉडी ऑफ द काउ दैट वाज रनिंग टुवर्ड्स द बस व्हेन शी वाज गोइंग टू टाउन। दिस मेड हर सैड एंड फ्राइटन्ड। अब कह रहे हैं बल्ली जो है बाहर देखना, विंडो को बाहर देखना मना कर देती है जब वो वापस लौट रही होती है। क्यों मना कर देती है, क्योंकि वो उस गाय को देखती है। सी सॉ द डेड बॉडी ऑफ द काउ, वो उस गाय को मरे हुए शरीर को देख लेती है, जो जब वो इधर से जा रहे थे, जब वो गांव से शहर की तरफ जा रही, तो वो वही गाय जो थी उसके बस के आगे भाग रही थी इधर उधर। अब वो क्या थी, अब मर चुकी थी। तो इसी से उसे बहुत ज्यादा वो उदास हो जाती है, बहुत ज्यादा डर जाती है। फिर नेक्स्ट है, व्हाई डिड बल्ली नॉट लाइक टू बी कॉल्ड अ चाइल्ड। कह रहे हैं बल्ली जो है अपने आप को बच्चा पुकारना उसे क्यों पसंद नहीं था। कोई उसे बेटी कहे, बच्ची कहे तो उसे क्यों पसंद नहीं था। बल्ली डिड नॉट लाइक टू बी कॉल्ड अ चाइल्ड बिकॉज शी वांटेड टू बी टेकन सीरियसली एज एन एडल्ट एंड रिफ्यूज टू बी ट्रीटेड लाइक समवन इनकेपेबल ऑफ मेकिंग डिसीजन फॉर देमसेल्फ। अब बल्ली जो थी वो पसंद क्यों नहीं करती थी कोई उन्हें बच्चा बुलाए, इसलिए क्योंकि वो चाहती थी कि हर कोई उन्हें सीरियसली ले, गंभीरता से ले, जैसे बड़े लोगों को लेते हैं, और सब चीजों से मना कर देती थी जो उन्हें ट्रीट करते थे जैसे कि कोई जो है अपने लिए कोई चीज नहीं कर सकता, इनकेपेबल है, यानी अपने लिए अपने डिसीजन नहीं ले सकता या कोई काम जो है नहीं कर सकता, उसे बोलते हैं इनकेपेबल। तो वो चाहती थी कोई ऐसा मुझे ट्रीट ना करे कि मैं कोई चीज काम नहीं कर सकती या कोई भी डिसीजन नहीं ले सकती। ठीक है, तो कोई ऐसा मेरे लिए बच्चों की तरह बिहेव इसलिए ना करे। ये एक लास्ट क्वेश्चन है हमारा मैडम राइट्स द बस का। अब उससे पहले मैं कुछ लाइनें कहना चाहूंगा, एक लाइन बड़े ध्यान से सुनना। तजुर्बे उम्र के मोहताज नहीं होते। ये हकीकत बात है बेटा, जिसने जो झेला होगा वो जानता है कि तजुर्बे उम्र के मोहताज नहीं होते। कोई बुढ़ापे तक नहीं समझ पाता, कोई बुढ़ापे तक नहीं समझ पाता तो कोई बचपन में ही पूरी दुनिया परख लेता है। ये हकीकत बात है बेटा, जिसने परखा होगा वो अच्छे से जानता होगा कि कौन कैसा होता है। कोई बुढ़ापा जिसका आ जाता है वो भी नहीं समझ पाता है कि हमारे साथ कैसे लोग रहते हैं, कैसा क्या व्यवहार करते हैं। लेकिन अगर किसी बचपन में ही किसी साथ 15-16 साल के बच्चे ने अगर ये सब परख लिया तो सही बात है कि वो उम्र का मोहताज नहीं होती। वो चीजें उसने बहुत कम उम्र में सब चीजें सीख ली होती हैं, और एक व्यक्ति जो है 30-40 साल 50 साल का हो चुका है उसने भी वो चीजें नहीं परखी होती हैं। तो भाई उसी तरह की हमारी नेक्स्ट जो है मैडम राइट्स द बस। ठीक है, तो राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ वल्ली एज गिवन इन द लेसन मैडम राइट्स द बस। यानी मैडम राइट्स द बस में जो वल्ली का कैरेक्टर दिया है उसका इंट्रोडक्शन हमें कराना है। अब बाकी कोई भी क्वेश्चन आ जाए मैं कहता हूँ हेडिंग हटाओ पूरा लिखाओ। इंट्रोडक्शन क्या है, वल्ली वाज एन 8-year-old गर्ल, शी वाज वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स, हर फेवरेट पास टाइम वाज स्टैंडिंग होगा इन द फ्रंट ऑफ doorway of
हर हाउस एंड वॉचिंग द स्ट्रीट आउटसाइड। अब कह रहे हैं वल्ली जो थी 8 साल की एक लड़की थी, वह बहुत ज्यादा उत्सुक थी चीजों के लिए, और उसका जो फेवरेट पास टाइम था यानी पिछला जो समय था वो क्या था कि दरवाजे के सामने खड़े रहना और अपने घर के दरवाजे के मेन गेट पर खड़े रहना और गली में जो जो भी चल रहा हो उसको बड़े ध्यान से देखना। फिर कहा करेजियस यानी वो साहसी भी थी। वली वाज ब्रेव टू ट्रेवल अलोन, वल्ली जो थी वो बहुत ज्यादा बहादुर थी अकेले सफर करने के लिए। सी वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ एनीवन एंड डिड नॉट एक्सेप्ट हेल्प फ्रॉम एनीवन। कह रहा भाई डरती नहीं थी किसी से भी और किसी से भी मदद भी नहीं चाहती थी। भाई तो कहते हैं वो कहते हैं अरे आ जाओ हम हाथ दे दे, नहीं मैंने 30 पैसे दिए, हर चीज में 30 पैसे दिए। सेल्फ रेस्पेक्टफुल एंड फास्ट फॉरवर्ड। अब कह रहे हैं भाई उसमें जो थी आत्मसम्मान वगैरह बहुत था, तो उसी के लिए सी हैड सेल्फ रेस्पेक्ट एंड पेड द फुल फेयर ऑफ द बस। कह रहे हैं वो आत्मसम्मान व्यक्ति थी और जिसने पूरा किराया बस का दिया था। सी रिफ्यूज द कंडक्टर्स ऑफर ऑफ द ड्रिंक, वो था उसने कंडक्टर जो ऑफर किया ड्रिंक के लिए यानी जो कोल्ड ड्रिंक के लिए ऑफर करता है उसको भी मना कर देती है। सेंसिटिव, वली वाज अ सेंसिटिव गर्ल। अब वली क्या क्या बहुत ही सेंसिटिव यानी जो हर चीज मतलब छोटी सी चीज किसी की दुख दर्द तकलीफ देख ले तो उसके मतलब वो चीजों को समझ सके या आंसू आ जाए, उसको बोलते हैं सेंसिटिव। ठीक है। व्हेन सी सॉ दैट डेड काउ, कह रहे जब उसने मरी हुई काउ को देखा, सी गॉट अपसेट, तो वो बहुत निराश हो गई एंड फॉरगेट हर हैप्पीनेस ऑफ द बस राइड, और अपनी सारी जो हैप्पीनेस थी खुशी थी बस राइड की वो सब भूल गई थी। द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हॉन्टेड हर, और जो मेमोरी थी मरी हुई गाय की उसने उसे बहुत ज्यादा डरा दिया था। दैट्स व्हाई शी डिड नॉट लुक आउटसाइड ऑफ द विंडो आफ्टर दिस, इसीलिए वो क्या कर रही थी, इसलिए उसने विंडो के बाहर देखना इसके बाद बंद कर दिया था। यानी पहले वो क्या कर रही थी, विंडो से बाहर देख रही थी, हर एक नजारे का मजा ले रही थी, लेकिन जब उसने मरी हुई काऊ को देखा तब उसकी सारी इच्छाएं मर गई यानी सारा एंजॉय वो भूल गई थी। क्यूरियस यानी उत्सुक कितनी थी। द स्टोरी शोज दैट बली वाज एन इनक्यूजिटिव चाइल्ड, और बल्ली कैसी थी, एक इनक्यूजिटिव चाइल्ड थी, ये स्टोरी दर्शाती है। शी वांटेड टू एक्सप्लोर ऑल द थिंग्स, अब वह हर एक चीज को एक्सप्लोर करना चाहती थी। शी वांटेड टू नो मोर एंड मोर अबाउट हर सराउंडिंग्स, वह अधिक से अधिक अपने जो आसपास की चीजें थी उसके चारों तरफ की चीजें थी उनके बारे में अधिक से अधिक जानना चाहती थी। कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन हेडिंग लास्ट है। वली वाज अ वेरी इंटेलिजेंट, वली जो थी बहुत ही बुद्धिमान, सेंसिटिव, क्लेवर, सेल्फ रेस्पेक्टिंग, फास्ट फॉरवर्ड एंड करेजियस गर्ल थी। तो ये सब देखा जाए तो हेडिंग को मिलाकर ये पूरा लास्ट की लाइन लिख दी है, तो बस इतनी ही है। और वो लाइन भी आपको बहुत पसंद आई होगी कि तजुर्बे उम्र के मोहताज नहीं होते, कोई बुढ़ापे तक नहीं समझ पाता तो कोई छोटी सी उम्र में पूरी दुनिया परख लेता है। तो कोई बात नहीं, बट तो चलिए फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ, एक और रिवीजन क्लास, एक और बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। रिवीजन करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। व्हाट वाज गौतम बुद्धा's अर्ली नेम, गौतम बुद्धा का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। हाउ मेनी ईयर्स डिड गौतम बुद्ध लिव इन अ रॉयल लाइफ, कह रहे गौतम बुद्ध जो थे अपनी रॉयल लाइफ कितने सालों तक जी थी? कितने साल तक? 10 साल तक। Where did गौतम बुद्ध वो टू स्टे until his enlightenment, कह रहे हैं उन्होंने कहाँ बैठ गए थे जब तक उन्हें प्रकाश यानी ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था? कहाँ बैठे थे? एक पीपल वृक्ष के नीचे, जिसे बोध गया बिहार, बोधि वृक्ष के नाम से आज जाना जाता है। फिर हमारा चैप्टर है द सरमन एट बनारस। अब इसमें व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ ऑब्जर्विंग द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड ऑन बुद्धा, कह रहे जो बुद्धा थे जब उन्होंने दुखों को देखा, ऑब्जर्व किया, तो उन पर उनका क्या प्रभाव पड़ा? बाय ऑब्जर्विंग द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड, कह रहे जब उन्होंने संसार के दुखों को देखा, समझा, ऑब्जर्व किया, बुद्धा मूव्ड अ लॉट एंड ही हैड वंस वेंट आउट इनटू द वर्ल्ड टू सीक एनलाइटमेंट, कह रहे तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना जो जीवन था उसमें क्या किया, मूव्ड हो गए, यानी मूव्ड हो गए, साधु संत बन गए। उन्होंने बहुत ज्यादा उसने मतलब क्या किया, कहते बहुत ज्यादा इफेक्ट डाला, बहुत ज्यादा प्रभावित कर दिया था उन्हें। जब वो संसार में जाते हैं तभी वो क्या करते हैं और चले गए बड़े संसार में, किसके लिए? ज्ञान की खोज के लिए चले जाते हैं। कंसर्निंग द सॉरो ही हैड विटनेस्ड
Buddha wandered for 7 years and finally sat under a peepal tree where he vowed to stay until enlightenment came. अब कह रहे हैं फिर वो उन दुखों को सोचते हुए क्या करते हैं, सब बुद्ध जो होते हैं इधर उधर घूमते रहते हैं 7 सालों तक। कब तक? 7 सालों तक बुद्ध जी घूमते रहते हैं और अंत में पीपल के वृक्ष के नीचे बैठते हैं जाके, जहां उन्हें ज्ञान प्राप्त होता है तब तक वो वहीं पर बैठे रहते हैं। यानी जब तक उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता तब तक कहां पर वो अपनी क्या कहते हैं साधना करते हैं, एक पीपल के वृक्ष के नीचे जो बोध गया बिहार में है। हाउ डिड गौतम बुद्ध कन्विंस कीजा गौतमी दैट डेथ इज अनअवॉइडेबल। कह रहे हैं गौतम बुद्ध ने कैसे कन्विंस करते हैं कीजा गौतमी को कि जो डेथ है उसे कोई भी अवॉइड नहीं कर सकता। यानी डेथ यानी जिसका जन्म हुआ है वो मरेगा ही, ठीक है, उसे अवॉइड नहीं कर सके, उसे नकार नहीं करते। बुद्धा चेंज कीजा थिंकिंग विद द हेल्प ऑफ अ सिंपल एक्ट। ही आस्क्ड हर टू गेट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड फ्रॉम दैट हाउस वेयर नो वन हैड डाइड। अब कह रहा है बुद्धा ने जो थे कीजा की पूरी सोच को बदल दिया था एक सिंपल से एक्ट से। उन्होंने मांगा, उससे कहा कि जाओ एक मुट्ठी जो है मस्टर्ड के दाने ले आओ। मस्टर्ड मीन्स राई, जो लाई बोलते हैं हम, राई। कह रहे उसके दाने ले आओ, ऐसे घर से लाना जहां आज तक कोई भी ना मरा हो। शुरुआत में तो सी कुड नॉट अंडरस्टैंड इट। कह रहे शुरुआत में तो उसे कुछ समझ नहीं आया, बट ग्रेजुअली सी अंडरस्टूड दैट डेथ इज अनबीटेबल इनएविटेबल। कह रहे हैं लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, उन्होंने सोचा जो डेथ है उसको नकारा नहीं जा सकता, यानी जो जिसका जन्म हुआ है उसका मरना तय है, उसकी मृत्यु तय है। Why was कीजा गौतमी in so much grief? What did she learn in the end? अब कह रहे हैं कीजा गौतमी जो थी वो इतनी ज्यादा दुखी क्यों थी और अंत में उन्होंने क्या सीखा। तो कीजा गौतमी क्यों दुखी थी और अंत में उन्होंने क्या सीखती हैं, तो लिखा है कीजा गौतमी was in so much grief because her only son had died। अब कह रहा है कीजा गौतमी इसीलिए बहुत ज्यादा दुखी थी, बहुत ज्यादा दुख में थी, ग्रीफ होगा यहाँ पर, ग्रीफ दुख में थी क्योंकि उनका जो एकमात्र बेटा था वो मर चुका था। इन हर आवर ऑफ ग्रीफ शी कैरिड हर डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर्स एंड आस्क्ड देम फॉर मेडिसिन बट नो वन कुड हेल्प हर। कह रहे अपने दुख में वो क्या कर रही थी, जब उनका दुख बहुत ज्यादा था तो अपने बेटे को जो मरा हुआ था उसको लेके हर एक पड़ोसी के पास जा रही थी, उनसे पूछ रही थी कोई उसे दवाई दे दे, कोई उसकी हेल्प कर दे। इन दी एंड कह रहे अंत में कीजा गौतमी लर्न दैट डेथ इज अनअवॉइडेबल। यानी कीजा गौतमी लास्ट में क्या सीखती कि डेथ है उसको नकारा नहीं जा सकता। डेथ इज द अल्टीमेट फेट दैट अ ह्यूमन बीइंग वुड मीट। कह रहे अंत में क्या है, मृत्यु, भगवान मतलब जो हमारा भविष्य है, जो हमारा भाग्य है उसमें क्या है, डेथ जो है अल्टीमेट है। डेथ का ह्यूमन बीइंग मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब इंसान की मृत्यु ना हो, यानी डेथ अंत में होनी ही होनी है। देयर इज नॉट अ सिंगल हाउस और फैमिली वेयर नो वन हैज डाइड एनी टाइम सो शी मस्ट मूव ऑन। अब कह रहे हैं वहां पर कोई भी ऐसा एक भी घर नहीं था, एक भी परिवार ऐसा नहीं था जहां आज तक कोई भी ना मरा हो कभी भी, इसीलिए वो शी मस्ट मूव ऑन, इसीलिए वो क्या करती हैं आगे बढ़ जाती हैं। ठीक है, यानी एंड में उन्हें यही सीख मिलती है कि जो डेथ है उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। फिर लास्ट है क्वेश्चन हमारी मैराथन का कह सकते हो, हमारी क्लास का लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द साइट्स दैट सिद्धार्थ सॉ। कह रहे जो रिजल्ट है उन परिणामों का जो उनके देखते हैं, मतलब जो साइट्स कहते हैं जो दृश्य उन्होंने देखे थे सिद्धार्था ने, उनका क्या प्रभाव की पड़ा, क्या रिजल्ट था। द साइट्स ऑफ द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड दैट सिद्धार्था सॉ। कह रहे जब उन्होंने वो दृश्य देखे किसके, इंसानों के सफरिंग करते हुए यानी परेशानी से जूझते हुए संसार के, मूव्ड हिम अ लॉट। कह रहे उन्होंने बहुत ज्यादा उन्हें झकझोर के रख दिया था। एंड ही एट वंस वेंट आउट इनटू द वर्ल्ड टू सीक एनलाइटमेंट। और वो क्या है, ज्ञान की खोज में निकल गए। कंसर्निंग द सॉरो ही हैड विटनेस्ड। कह रहे उन सब विचारों को सोचते हुए जिनके वो उन्होंने जो बड़े अपने आंखों से देखे थे, जिसके वो विटनेस बने थे।